हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कल जो मैंने आपको बताया था वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें एक और एडिशन मैं करना चाहूंगा। आपने 2002 का जो नाम लिया है, 2002 में एक अलग से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया है पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज के लिस्ट में, और इसीलिए ये जो आप 2002 की बात जब करते हैं तो उसमें पहला जो है, जब आप 2002 की बात करते हैं तो जो सबसे लास्ट वाला फंडामेंटल ड्यूटी जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये जो लास्ट है, हु इज पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वाट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, और इसे एक फंडामेंटल ड्यूटीज बताया है। और बेसिकली ये लायबिलिटी पेरेंट्स को दिया गया है कि यदि पेरेंट्स आप हैं तो आप अपने बच्चे को जो है ये चीज आप कराइए, आप एजुकेशन दीजिए। ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज बना दिया गया है 2002 में। तो यही चीज शायद आप पूछ रहे थे, तो 2002 में एक एडिशन किया गया है, लेकिन ये जो मैंने कल बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, ये भी बात सही है, और इसको बाद में ऐड करा गया। तो कल जो मैंने आपको बताया उसके साथ साथ आप ये चीज नोट कर लीजिएगा कि 2002 में एक और एक्स्ट्रा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दिए गए हैं। ये वाली चीज थी। एक और कंफ्यूजन था, पता नहीं किसने पूछा था, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन आप में से कोई चैट बॉक्स में 26 जनवरी लिख रहे थे, एम आई राइट? रिपब्लिक किसी ने लिखा था, ठीक है, मैं समझ गया वो क्यों लिखे होंगे। एक्चुअली वो कंफ्यूज कर गए होंगे कि जब मैं ये बात बता रहा था आपको, ये देखिए, ये जो जब मैं ये बता रहा था आपको, ये देखिए यहाँ पे ये वाली चीज, जब मैं आपको ये बता रहा था कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन 28 जनवरी 1950, तो शायद इसी संदर्भ में किसी ने लिखा कि सर ये 26 होना चाहिए, शायद यहीं पे उन्होंने रिपब्लिक डे की बात की। देखिए उनका कहना बिल्कुल सही है। बेसिकली ये 26 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट जो है, देखिए दोनों में प्रॉब्लम होता है कभी कभी, कई जगह आपको मिलेगा 26 जनवरी 1950, कई जगह आपको मिलेगा 28 जनवरी 1950, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये आप गलती नहीं करें, इसलिए मैंने और एक्स्ट्रा रिसर्च किया कि कहीं ऐसा नहीं कि दोनों ऑप्शन में रहे, तब क्या करे स्टूडेंट। और उसके बाद मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट के, यदि आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे, तब वहां जो चीजें हैं अब उसी को ऑथेंटिक माना जा सकता है। तो वहां पे कह रहा है कि ये जो 26 जनवरी है ये बिल्कुल सही है, ये 26 जनवरी को बन गया था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसका इनॉग्रेशन जो हुआ वो 28 जनवरी को है। इसीलिए कई बुक्स जो है 28 को लिख देते हैं, कई बुक्स 26 को लिखते हैं। तो आप ऑप्शन में अकॉर्डिंगली देखिएगा, यदि 26 जनवरी होगा तो 26 मारेंगे, यदि नहीं है 26 तो 28 मारेंगे। इस बात को ध्यान में रखिए, गलती मत कीजिएगा ये चीज। और ये लेक्चर खत्म करने के बाद आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे होम में जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। बात समझ में आ गई सर? अगर हेलो, हाँ बताइए। और अगर ऑप्शन में दोनों हो तो क्या करें? वैसे दोनों देगा नहीं, लेकिन यदि दोनों है तो 26 को मारिएगा। याद रखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं कि स्टैब्लिश हो गया 26 को, लेकिन उसका इनॉग्रेशन जो होता है ना, उसका इनॉग्रेशन जो है 28 को हुआ। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कहीं वो इनॉग्रेशन मारेगा तो आप, इनॉग्रेशन पूछ रहा है तो 26 नहीं कीजिएगा, 28 कीजिएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, ये सब टेक्निकल याद रखने वाली बात है। एक्चुअली टेक्निकल क्या रहेगा, याद रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। लूसेंट में भी 26 दिया हुआ है सर। अच्छा, लूसेंट में 26 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर इसको चेक कर लीजिएगा। यदि उसमें पूछा एस्टेब्लिश कब हुआ, 26 को करेंगे, और यदि पूछा इनॉग्रेट कब हुआ, 28 को करेंगे। यदि दोनों में से, मतलब बिल्कुल दोनों ऑप्शन में है और एस्टेब्लिशमेंट पूछ रहा है, 26 करेंगे, ठीक है। ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट के उस पे दिया गया है वेबसाइट पे, तो कहीं भी गलती हो वहां पे गलती होना मुश्किल है। और स्वयं एनसीईआरटी कह रहा है ये चीज। एनसीईआरटी एक्चुअली मैं आपके लिए रिसर्च इस तरीके से किया कि मैंने 8th क्लास का जो है, 8th क्लास ही था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लास 8 का मुझे देखना पड़ा बच्चों वाली बुक जाकर के कि आखिर ये कहां पे है। क्लास 8 का यदि सिविक्स का आप देखेंगे, उसके चैप्टर 5 में जुडिशरी का एक टॉपिक दिया गया है, तो मैंने उसको पढ़ा और उसके बाद वहां पे कंट्राडिक्शन मुझे मिला। वहां पे 26 लिखा है और वही एनसीईआरटी यहाँ पे 28 लिख रहा है। तो ये कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं समझ गया इनकी समस्या क्या थी। इनके जो मेंबर्स होंगे वो कंफ्यूज कर गए होंगे, इनको यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट वर्ड लिख देना चाहिए था या फिर इनॉग्रेशन लिख देना चाहिए था, वो ज्यादा बेटर रहता। बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। जो इन्होंने गलती करी है मैंने आपको इसको क्लेरिफाई कर दिया, आप गलती मत करना बस, ठीक है। आपसे गलती होना नहीं चाहिए, चाहे किताब वाली गलती कर दी या ना कर दी, उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया बात? आगे बढ़े, किसी को कोई और समस्या हो, कुछ पूछना हो तो बताइए। आगे बढ़े ना? क्या आवाज क्लियर है ना? जा रही है ना आवाज आप लोग को? यस सर। चलिए ठीक है फिर। चलिए देखिए, ट्रिब्यूनल्स के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी ये जो पूरा एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। हमारे पास टाइम का कमी नहीं है, हमारे पास समय है, मैं रेडी हूं मेहनत करने के लिए। आप बस ढंग से पढ़िएगा ताकि आगे चल करके आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्या है,
पहला जो पार्ट यहां पे कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस जुडिशियल बॉडी इंडियन जुडिशरी इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस सेमी जुडिशियल बॉडीज। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्या बोल रहा है ये? सेमी जुडिशियल बॉडी की बात कर रहा है। सेमी जुडिशियल बॉडी मतलब ये हुआ कि जुडिशियल बॉडी तो ये नहीं है। सेमी मतलब क्या हुआ? आधा। ये ना सेमी सर्किल पढ़ते थे ना हम लोग बचपन में, सर्कल हो गया और एक सेमी सर्कल हो गया, मतलब आधा सर्कल है। तो उसी तरीके से यदि हम जुडिशियल बॉडी की बात करें तो एक तो पूरा फुल जुडिशियल बॉडी हो गया, उसको तो समझ में आ गया कि जुडिशियल बॉडी की जब हम बात कर रहे हैं तो जुडिशरी की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां जब हम ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ फुल जुडिशियल बॉडी। ये स्वयं यहां पे कह रहा है दिस इज अ सेमी जुडिशियल बॉडी इन्वॉल्व्ड इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब पूरा जुडिशियल तो नहीं है। और इसीलिए कल मैंने आपको बताया था ना, इसीलिए ट्रिब्यूनल्स को कोर्ट नहीं कहा जाता, क्योंकि कोर्ट फुल जुडिशियल बॉडी होता है। लेकिन यहां जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो क्या होंगे? वो क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं या सेमी जुडिशियल बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। क्यों कहते हैं आगे हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें क्या कारण है, क्यों ऐसा करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, मैं बात करूंगा उसमें। ठीक है, these bodies function as semi or quasi judicial body because they may consist of administrative officers। अब देखिए ध्यान में, एक एक वर्ड है लेकिन ध्यान से समझिएगा। कहता है कि जो ट्रिब्यूनल्स है, कहता है कि they may consist of administrative officer। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकते हैं, मतलब क्या हुआ? आईएएस अधिकारी हो सकते हैं। कोर्ट में आईएएस अधिकारी हो सकते हैं क्या? कोई सवाल ही नहीं होता, वहां जज ही जज होंगे, सिर्फ ओनली जज। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है कि चूंकि हमें इफिशिएंसी को बढ़ाना है, प्रोसीजर को नहीं फॉलो करना है, तो यहां पे मान के चलिए कि आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में इसीलिए वहां के सेना के अधिकारी को डाला जाता है, क्योंकि वो वहां के रूल्स रेगुलेशंस और जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है उससे ज्यादा वाकिफ होते हैं, और इसीलिए जल्दी जल्दी केस का निपटारा हो जाता है, क्योंकि प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना है। तो इसीलिए सेना के कुछ अधिकारी को उसमें रखा जाएगा। यूजुअली क्या होता है कि 50% जो मेंबर्स होते हैं, मान के चलिए कि एक ट्रिब्यूनल्स में टोटल 10 मेंबर हैं, तो यूजुअली क्या होता है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं बता रहा हूं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के, ये जो 50% जो मेंबर होंगे, मतलब 10 में से 5, 50% 5 ही हुआ ना, 5 जो होंगे वो क्या होंगे? टेक्निकल मेंबर्स होंगे। टेक्निकल मेंबर्स मतलब उस पार्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, मतलब उस पार्टिकुलर जिस चीज के लिए वो ट्रिब्यूनल्स बना है, उस चीज में जो पारंगत हासिल किए हुए हैं, उनका 5 मेंबर होगा, 5 लोग उनके होंगे। मतलब यदि हम आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल की बात करें और यदि हम ये ज्यूम करें कि 10 लोगों का ये मेंबर है टोटल ट्रिब्यूनल में, तो 5 जो होंगे वो आर्म फोर्सेस वाले होंगे, जो बड़े अधिकारी होंगे, जनरल से नीचे लेफ्टिनेंट जनरल या आपका मेजर जनरल के अधिकारी होंगे, कुछ इस तरीके के ब्रिगेडियर हो सकते हैं, ऊपर जो काफी सीनियर पोजीशन पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो हैं उनको लिया जाएगा। और जो 5 मेंबर होंगे वो क्या होंगे? वो लीगल मेंबर होंगे। लीगल मेंबर होंगे जो जज होंगे या वकील हो सकते हैं कोई सीनियर, कुछ इस तरीके की बातें होंगी। ठीक है, तो यहां पे 50-50 का रेशियो लगता है। जो लॉ की बात होती है वो ये जो 5 वाले मेंबर हो गए ना, ये डील कर लेंगे, और जो टेक्निकलिटी होगा, जो टेक्निकलिटी उस प्रोफेशन से होगा, तो वो जो 5 मेंबर दूसरे वाले हैं वो क्या कर लेंगे? उसको कवर अप कर देंगे, तो मैटर जल्दी वो जो है रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इस बात का ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आप हो सकता है पूछ लेंगे कि सर ये तो बात कर रहे हैं 5 इसके रहेंगे 5 उसके रहेंगे, लेकिन एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा ना, वो कौन रहेगा? हर स्थिति में क्या होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो जज साहब ही होते हैं। जुडिशियल मेंबर वाले एक जो होंगे वही वो 10 को लीड करेंगे। इस तरीके का ढांचा बनाया जाता है। मैंने आर्म फोर्सेस का एक एग्जांपल लिया, ठीक उसी प्रकार आप एनजीटी की बात कर लें या आगे हम देखेंगे और भी यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स की बात करी गई है, वहां पे हम चेक कर देंगे। तो इस तरीके से एक आपको स्केलेटन बता दिया गया है कि स्केलेटन इस तरीके से होता है। और मैंने कल बताया था कि यहाँ पे प्रोसीजरल लॉ फॉलो नहीं करे जाते और इसीलिए मैटर फटाफट रिजॉल्व हो जाता है, जल्दी चला जाता है। अदरवाइज जब हम प्रोसीजर की बात करेंगे तो क्या होगा? लेंदी होगा, टाइम लगेगा, डेट पे डेट लगेगा, उसमें क्या होगा? समय ज्यादा लगेगा। लेकिन यह भी क्वेश्चन सही है कि प्रोसीजरल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज में हम प्रोसीजर को खत्म नहीं कर सकते, अदरवाइज पूरा देश का जुडिशियल सिस्टम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजों में हम स्पीडी जस्टिस के लिए कुछ कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपका डिसीजन आ गया ट्रिब्यूनल से, वो अपील कर सकते हैं आप रेगुलर कोर्ट में जाकर के, तो वो ऑप्शन आगे होता है। ऐसा बात नहीं कि ट्रिब्यूनल दे दिया वो फाइनल हो गया, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए एक चेक एंड बैलेंस की बात की गई है, तो इस तरीके से आप समझिए। अब मैंने यहां पे बताया कि these bodies function as semi और quasi judicial body because they may consist of administrative officer और judges without a legal background। तो यहां पे जजेस तो होंगे लीगल बैकग्राउंड के ही होंगे। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात कर रहा है, ये सही से लिखा नहीं है एक्चुअली, वो मिक्स कर दिया, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात कर रहा है, बोल रहा है कि ये विदाउट लीगल बैकग्राउंड के होंगे। एक आईएएस ऑफिसर है, बायोटेक्नोलॉजी से उन्होंने एमएससी किया है, तो उनको लॉ की जानकारी हो ये जरूरी तो नहीं है। किस तरीके से लॉ की जानकारी होगी? लॉ पढ़ना पड़ेगा ना इसके लिए। कोई एमबीबीएस है, हो सकता है उनको मेडिकल साइंस की जानकारी होगी, लॉ की जानकारी कहां से लाएंगे? और इसीलिए यहाँ पे जजेस को यहाँ पे रखा जाता है और इस तरीके से उनको एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है ताकि स्मूथली सब कुछ काम कर सके। ठीक है, ये होता है। और रही बात अपॉइंटमेंट की, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये सारी चीजें। रही बात अपॉइंटमेंट की, तो चूंकि ये कोर्ट नहीं है,
कोर्ट यदि होता रेगुलर कोर्ट तो कोर्ट का अपॉइंटमेंट खुद कोर्ट ही करता है, जज ही करेंगे। लेकिन चूंकि ये ट्रिब्यूनल है और ट्रिब्यूनल किसके द्वारा बनाया गया है? गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कि इसमें से कितने मेंबर होंगे, कौन होंगे, किसको लेना है नहीं लेना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन यदि जज के, एक कोर्ट के छोटे से भी जज को अपॉइंट करना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, ठीक है, वो कोर्ट ही करती है। यहाँ पे फिर कॉलेजियम हम जब आगे पढ़ेंगे तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, किस कैसे अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, चूंकि ये फुल फ्लेज कोर्ट नहीं है इसीलिए इसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक है। Yet they function in their judicial capacity and hear relevant legal matters and settle claims between the parties। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि tribunals have been constituted under specific constitutional mandate enshrined in the Constitution of India or through legal enactments। एग्जाम्पल है a law passed by the legislature। लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया कि ये ट्रिब्यूनल बनेगा तो बन जाता है। आपको से आर्टिकल बता दिए हैं, कौन सा आर्टिकल में ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में जिक्र किया गया है। अब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं क्यों ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया है। मैंने कल भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे लिखा है देयर क्रिएशन एम्स टू इंक्रीज इफिशियंसी इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ कोर्ट। हम जानते हैं कि हमारा जो कोर्ट है वो हाईली बर्डनड है, बहुत ज्यादा बर्डन है। इस बर्डन को कैसे हम रिड्यूस करें, हम कैसे केसेस के पेंडेंसी को खत्म करें, किस तरीके का, ये सब जो चैलेंज है। और इसी चीजों को, इन चीजों को देख करके इस तरीके से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। तो बेसिकली ये जो पर्पस है, इंक्रीज देयर क्रिएशन एम्स टू इंक्रीज इफिशियंसी इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ कोर्ट्स। एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रिब्यूनल्स इंक्लूड, अब कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, CAT, कैट बोलते हैं, फॉर रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेस एंड डिस्प्यूट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, SAT, फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब जो IAS अधिकारी हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो लोग हैं उनके डिस्प्यूट्स को जल्दी खत्म करना होता है। आप बोलेंगे साहब कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों सर, उनके पास ऐसा क्या है कि उनका जल्दी खत्म हो और हम लोग आम आदमी है तो हमारा नहीं खत्म हो, ये क्या बात हुआ, आप क्या बात कर रहे हो। अब देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिक को समझिए। लॉजिक ये है कि मान के चलिए कि यदि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को IAS अधिकारी को उस पे केस कर दिया गया, अब वो यदि रेगुलर कोर्ट में चलेगा तो प्रॉब्लम ये होगा, रेगुलर कोर्ट में यदि चलेगा, उनके डिस्प्यूट्स, उनके ग्रीवेंसेस को, उनका जो भी प्रॉब्लम हो गया, उनको सैलरी नहीं दिया गया, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया और सर्विस से रिलेटेड, तो उनका जो ग्रीवेंस है यदि वो रेगुलर कोर्ट में पहले चले जाएंगे तो हो सकता है कि लंबा खिंचा जाए। लंबा खिंचाने से क्या होगा, उनका टाइम वेस्ट होगा और इस तरीके से उनका क्या होगा, वो सही से इफिशियंसी से काम नहीं कर पाएंगे अपने पोजीशन पे। और इससे किसका नुकसान होगा, इससे देश का नुकसान होगा, स्टेट का नुकसान होगा, क्योंकि है तो वो स्टेट के सर्वेंट, और इसीलिए वो नुकसान नहीं हो इसलिए कहते हैं कि हम फटाफट रिजॉल्व करेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, मान के चलिए कि एक आर्म फोर्सेस का जो सैनिक है या कोई ऑफिसर है वो चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड है, ठीक है। मान के चलिए कि उसने कुछ प्रॉब्लम किया है, कुछ उसके ऑन ड्यूटी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर दिया। यदि वो केस को आप रेगुलर कोर्ट में करेंगे तो हो सकता है एक केस लंबा खिंच जाए, और इसके लिए उस व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को कई बार उस कोर्ट में आना जाना, ये करना वो करना, एविडेंसेस देना, उसके बाद विटनेसेस बुलाना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो क्या वो यही काम करते रहे या ड्यूटी करे, आप समझ रहे हैं। इसलिए यहां पे यदि हम उसको इन्वॉल्व कर लेंगे कोर्ट में, रेगुलर कोर्ट में, तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो सही से ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, और यदि वो ड्यूटी नहीं कर पाएंगे तो हमारा बॉर्डर कैसे सुरक्षित रहेगा, उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उनका मैटर है, हम उनको अलग से पहले डील कर देते हैं, वो संतुष्ट नहीं होंगे तो रेगुलर कोर्ट में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की अदालत उनके लिए खुली है, जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसीलिए ये जो ट्रिब्यूनल्स है बनाए गए हैं ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। चलिए कैट और सेट की बात हमने कर ली। टेलीकॉम, देखिए ये सब का जो फुल फॉर्म है ना, ये सब याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ देता है, फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे। किसी ने मैसेज करा है चैट में, कुछ लिख रहे हैं आप लोग शायद, लेट मी सी, चैट दिख नहीं रहा। सर कह रहे हैं कि वॉइस का इशू हो रहा है, पर हमें क्लियर आ रही है सर वॉइस का इशू हो रहा है। किनको, किसी और को हो रहा है क्या? मुझे तो इनका चैट ही नहीं दिखाई दे रहा, कहां चला गया चैट? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, वॉइस में ओके है बिल्कुल। किनको हो रहा है भाई, आप दोबारा इसको लीव कीजिए और दोबारा ज्वाइन कर लें, हो सकता है आपका कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाकी सारे लोगों को नहीं हो रहा है, तो वैसा तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। कौन है ये, दोबारा इनको बोलिए, चैट में लिख दीजिए, पता नहीं इसमें शो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि एक जो है चैट आया है, अब चैट में क्या है वो क्लिक ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, ठीक है। उनको बोलिए दोबारा वो लीव कर दें इस मीटिंग को और उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, ठीक है। कैट का मतलब क्या होता है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको, उनका जो ग्रीवेंसेस है, डिस्प्यूट्स हैं, उसको हम इस ट्रिब्यूनल में डील करते हैं। ठीक उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे TD SAT,
जो है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपेलेट ट्रिब्यूनल, ये टेलीकॉम से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उसको सेटल करता है। फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इन द टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया एंड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, एनजीटी फॉर डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग एनवायरमेंटल इशूज, जो एनवायरमेंटल इशूज होते हैं उससे जो रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उसको जो है एनजीटी में हम लोग डील करते हैं। वही चीज यहां पे लिखा गया है। सम ऑफ दीज ट्रिब्यूनल्स फंक्शन विथ रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स आर स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी दैट ओवरसी द लॉ and order compliances in the relevant government sectors. For example, one of the tribunals, TDSAT, function alongside the regulator TRAI का नाम तो सुना ही होगा आपने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कई बार जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी, दोनों मिल करके काम करते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बेसिकली चेक एंड बैलेंस करता है कि कहां पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, सारा चीज सही तो है या नहीं है। तो टेलीकॉम जो है, ट्राई जो है, इसके साथ मिलकर के काम करता है इन फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड पॉलिसी फॉर रिजॉल्विंग टेलीकॉम डिस्प्यूट इन इंडिया। देयरफॉर दीज ट्रिब्यूनल्स कंप्लीमेंट, अब देखिए ये लास्ट वाला जो लाइन है यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से आता है। देयरफॉर दीज ट्रिब्यूनल्स कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट द रोल ऑफ कोर्ट्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड जस्टिस इन द सोसाइटी। ऑब्वियसली बात है, कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ये किसको करता है? कोर्ट को असिस्ट करता है एक तरीके से, आप कहें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये सब चीज को देख लीजिए। क्वासी जुडिशियल बॉडी होगा, ये समझ में आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जजेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का नो लीगल बैकग्राउंड होगा, ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। Why tribunals were created, ये बात बताया है, इंक्रीज एफिशिएंसी के लिए, रिड्यूसिंग बर्डन ऑफ कोर्ट्स के लिए, ठीक है। अब ये जो बॉक्स वाली चीज है, हम एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या है। देखिए क्या कहता है, इंडिया हैज नो कोर्ट्स ऑफ अपील अनलाइक द यूके, इंडिया हैज नो कोर्ट्स ऑफ अपील अनलाइक यूके। द लॉ कमीशन क्या होता है पता है आपको? लॉ कमीशन क्या होता है पता है? Law Commission has in its 227th report recommended setting up 4 regional branches of the Supreme Court in Delhi, Chennai, Hyderabad, Kolkata and Mumbai. However, the full court of Supreme Court has rejected the Law Commission suggestions for establishing a constitutional bench in Delhi and secession benches in the 4 regions. देखिए कल मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन यदि चाहे सीजीआई, कल मैंने आपको आर्टिकल 130 भी बताया था, उसमें देश के अलग अलग राज्य में या अलग अलग जगह पे ये अपना बेंच बना सकते हैं, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं, ऐसा प्रोविजन है। और ये चीज लॉ कमीशन 227वें रिपोर्ट में रिकमेंड भी किया। लॉ कमीशन बेसिकली एक ऐसा कमीशन होता है, यूजुअली जजेस और लॉयर्स होते हैं इसमें, जिसमें आपको लॉ से रिलेटेड जो देश में चीजें चल रही है उसमें क्या सजेशन करना है, क्या कुछ गलत है, यदि पहले का कोई लॉ चला रहा है उसमें क्या चीजें चेंज होनी चाहिए, ये रिकमेंड करते हैं, गवर्नमेंट को भेजते हैं लिख करके, ठीक है। ये पूरा कमीशन होता है और इनका काम ही यही होता है, रिसर्च करना, लॉ पे रिसर्च करना कि कैसे हम लॉ को सही बना सकते हैं। क्योंकि लॉ एक ऐसा चीज है जो सोसाइटी के डिमांड को कैटर करता है, सोसाइटी का जैसा डिमांड होगा वैसा लॉ बनेगा, यही सिस्टम होता है लॉ का। तो जब आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि सोसाइटी इज नॉट स्टैग्नेंट, रेदर सोसाइटी इज डायनेमिक इन नेचर। मतलब ये हुआ कि 1950 में जो हमारा सोसाइटी था, आज 2020 में वो उस तरीके का सोसाइटी नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव आगे बढ़ गया। अब जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, तब जैसे अभी एक रिसेंट केस आया, जैसे देखिए रिसेंट में हम बात करते हैं गे एंड लेस्बियन के राइट्स के बारे में। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि गे और लेस्बियन भी होंगे आगे चल करके। अब जो 2020 है, यहां पे हम कह रहे हैं कि भैया है तो ये तो हो गया, कोर्ट ने दे दिया डिसीजन कि हाँ गे एंड लेस्बियन का जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट होगा। अब ये बात कर रहे हैं कि इनका मैरिज कैसे होगा, इनकी शादी कैसे होगी, इसके लिए लॉ नहीं है, तो कैसे लॉ होगा। अभी रिसेंट केस आया था जिसमें इन्होंने कहा, अभी एक पिटीशन दायर किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, अभी 5-6 दिन पहले की बात है, आप देखिएगा गूगल करके क्लास खत्म होने के बाद। उसमें यह बताया गया कि जो गे और लेस्बियंस जो कम्युनिटी के लोग हैं, क्वीर्स हैं, वो शादी यदि करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं होता है, कोई भी अथॉरिटी मना कर देती है। अब उनको इससे प्रॉब्लम है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, और यदि ऐसा कर रहे हैं तो हमारे साथ तो इनइक्वालिटी हो गई। ये तो हमारे साथ इक्वालिटी वाली बात नहीं हुई जी, क्योंकि आप जेंडर को देख करके आप मैरिज सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप शादी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो ये चीजें तो गलत है। तो ये 1950 में कोई नहीं सोचा था, आज भी 2020 में चीजें बदल गई है ना। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि सोसाइटी जो है वो स्टेगनेंट नहीं होता, रुका हुआ नहीं है, वो क्या होता है, वो लाइक अ रिवर फ्लो करते रहता है। स्टेगनेंट तालाब की तरह स्टेगनेंट नहीं है, पानी एकदम बिल्कुल स्थिर नहीं, ये रिवर की तरह फ्लो करते रहता है, चीजें इसमें जुड़ती जाती हैं, इसमें एडअप होते जाता है। तो सोसाइटी एक डायनेमिक चीज है, और इसीलिए आज हम अलग अलग प्रॉब्लम को देखते हैं। तो जो लॉ कमीशन है बेसिकली इनका यही काम है कि जो पहले का लॉ बना है वो आज के जो डिमांड्स हैं, सोसाइटी के जो डिमांड्स हैं, उसको कैसे कैटर करे, उसको कैसे पूरा करे। आज का डिमांड है कि गे और एंड लेस्बियन को भी मैरिज करा जाए, ठीक है, उस समय का डिमांड नहीं था, तो अब लॉ को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंजेस होंगे, कितने होने चाहिए, तमाम तरीके की चीजें। लॉ कमीशन एक कमीशन होता है हमारे पास, वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाता है, और ये जो है रिसर्च करते हैं। ये रहा बेसिक लॉ कमीशन के बारे में। तो लॉ कमीशन का 227वां रिपोर्ट यदि देखेंगे तो लॉ कमीशन कहता है कि आप जो है
सुप्रीम कोर्ट को और भी अलग अलग जगह बनाइए, इससे आसानी होगा। कैसे आसानी होगा? दूसरे राज्य के लोग जो काफी दूर हैं वो आराम से एक्सेस कर पाएंगे जस्टिस को, जिससे जस्टिस सिस्टम और स्ट्रेंथेन होगा। तो इसमें बताया गया है कि व्हाट इज ये जो 227 रिपोर्ट्स है, 27वां रिपोर्ट है लॉ कमीशन का, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट सिटीज में आप बना दीजिए, सजेस्टेड बाय लॉ कमीशन। कहां? दिल्ली में तो खैर है ही, इसको रहने दीजिए। चेन्नई में एक बना दीजिए, एक हैदराबाद में बना दीजिए, एक कोलकाता में बना दीजिए, एक मुंबई में बना दीजिए। इतना करने से क्या होगा कि मैनेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने इनके बात को नजरअंदाज कर दिया। ये इनका जो रिकमेंडेशन होता है परसुएसिव इन नेचर होता है, मतलब ये रिकमेंडेशन जो दिया गया है कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इसको मान ही ले। और यहां तो ऊपर से लॉ की बात है, यहां पे गवर्नमेंट अपने से मान भी नहीं सकता जब तक कि सीजेआई और कोर्ट की परमिशन ना मिल जाए उसको। तो ये चीज है। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। सर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए बस, जस्ट वेट 1 मिनट, ठीक है। इसको मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ये वाला 4 लाइन, उसके बाद आप पूछेगा, ठीक है। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हियर्स, अब देखिए इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रहा है, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा है, कंपैरिजन की बात कर रहा है। कह रहा है कि द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हियर्स मोर देन 50,000 केस अ ईयर, 50,000 से ज्यादा केस पर ईयर सुनता है। बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, अभी आपको पता चलेगा। देखिए क्या कहता है, द यूके एंड यूएस सुप्रीम कोर्ट ऑन द अदर हैंड हियर लेस देन 100 केसेस अ ईयर ऑन एन एवरेज। 100 केस, एवरेज 100 केस है, और यहां इंडियन सुप्रीम कोर्ट कितना सुन रहा है? 50,000। कितना आपको कितना डिफरेंस आ रहा है? और हम लोग क्या कहते हैं कि अरे कोर्ट तो काम ही नहीं करता, छुट्टी पे रहता है, ये करता है वो करता है, लेकिन फैक्ट नहीं पता। फेसबुक पे चला दिया तो चला दिया कि कोर्ट तो देखिए इतना दिन छुट्टी कर रहे हैं जज साहब, इनको कौन रेगुलेट करेगा? अरे आप देखिए आउटकम, यहां देखिए इंडियन सुप्रीम कोर्ट हियर्स मोर देन 50,000 केसेस अ ईयर। द यूके एंड यूएस सुप्रीम कोर्ट जो वेल एस्टैब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट है, ऑन द अदर हैंड हियर्स लेस देन 100 केसेस अ ईयर ऑन एवरेज। इंडिया अनलाइक द यूएस हैज यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, सो ईच स्टेट डज not have a separate hierarchy of the courts that adjudicate the state। ठीक है, तो ये जो चीज है ये बेसिकली मैंने आपको बताया, यहाँ पे यूनिफाइड हायरार्की है। मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, कई जगह पे म्युनिसिपल कोर्ट भी मिलते हैं। और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में है कितने ऑफिसर, लीगल ऑफिसर होंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। सिविल साइड में कौन होंगे, क्रिमिनल साइड में कौन होंगे। डिस्ट्रिक्ट में जो क्रिमिनल साइड में होंगे उनको सेशन जज कहेंगे, जो सिविल साइड में होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे। ये तमाम चीजें मैंने कल आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया है। तो यही पे यूनिफाइड सिस्टम की जो बात यहाँ पे कर रहा है कि इंडिया हैज अ यूनिफाइड, इंडिया लाइक द यूएस हैज अ यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। लेकिन यूएस में क्या है, 50 स्टेट है, तो 50 स्टेट का अलग अलग कोर्ट है, वो अपने अलग तरीके से डील करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरीके नहीं है, यहाँ पे एक यूनिफाइड सिस्टम है, इसका अपील इसमें जाएगा, इसका अपील उसमें जाएगा, उसका अपील उसमें जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो उनका अपील जो है उनके डिसीजन से यदि कोई क्लाइंट यदि नाखुश है तो क्या होगा, वो पिटीशन फिर से कहां फाइल करेगा, अपील में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेगा। फिर वहां से उसको संतुष्टि नहीं मिली, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो फिर वो कहां करेगा, हाई कोर्ट में करेगा। वहां से भी नहीं हुआ फिर सुप्रीम कोर्ट में करेगा। आगे जब मैं एडवांस क्लासेस में आपका लूंगा तो सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके के कितने तरीके के अलग अलग पिटीशंस कराए जाते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसके बारे में भी बात हम करेंगे। अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर नेट पे ना ये 229 रिपोर्ट दिखाता है, यहाँ पर 227 रिपोर्ट है ना। हाँ। तो सर नेट में सर 229 रिपोर्ट दिखाता है सर लॉ कमीशन की। कोई बात नहीं, तो कौन सी ठीक है? दोबारा चेक कर लेंगे, हो सकता है वो भी इसी से रिलेटेड हो, कई बार रिलेटेड हो जाते हैं, तो मे भी उसको हम चेक कर लेंगे। क्या क्या है, 227 और 229 ना, इसको चेक कर लेंगे। एक बार चेक कर लेंगे। कई बार 2 रिपोर्ट जो है वो सिमिलर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है कई बार, तो उसको चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बहुत छोटा सा चीज है, चेक करके एक बार वेरीफाई कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन बताइए, किसी को कोई समस्या हो तो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, अभी टाइम बहुत है आपके पास। सर मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे एक एक करके। हाँ, तो मेरा ये है कि जैसे ट्रिब्यूनल्स में आपने बताया कि प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं होता है, राइट, ठीक है। तो उसमें अगर कोई एक्यूज्ड है और उसके एक्यूज्ड होने के बाद उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, जो कि बहुत अगर मुझे लगता है कि हो ही सकता है, तो वैसे में फिर कैसे वो अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा? ठीक है, बात सही है, आपका क्वेश्चन आपका बिल्कुल लेजिटिमेट है, लेकिन इस चीज को आप थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिए कि ये जो ट्रिब्यूनल्स है बेसिकली स्पेसिफाइड स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स के लिए इन्होंने नहीं करा। क्रिमिनल मैटर के लिए कहीं लिखा, देखिए इसमें बात कर रहा है कि यदि सिविल सर्विस का डिस्प्यूट हो गया सर्वेंट का, उसमें उनके सैलरी को गवर्नमेंट रोक दिया, ठीक है, उनको गलत तरीके से ट्रांसफर कर दिया, या फिर कुछ और तरीके का समस्या आया, उनको हाउसिंग नहीं दिया, कुछ तमाम तरीके की चीजें सर्विस मैटर्स में होती हैं, तो वो सर्विस मैटर्स के जो प्रॉब्लम होंगे यहाँ पे डील होंगे। स्टेट वाले वहां पे हो जाएंगे। फोन टेलीकॉम सेक्टर से
कोई तरीके का बात हो गया, कोई किसी का लोन ले लिया नहीं दिया है उस तरीके से, तो वहां पे हम टेलीकॉम वाले कर लेंगे। इन्वायरमेंटल से इशू यदि होगा उसको हम यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे क्रिमिनल केसेस एज सच के बारे में रेगुलर कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। वो जो मजिस्ट्रेट की बात करते हैं और ये जो आईपीसी और सीआरपीसी की जब बात करेंगे तो वो तो रेगुलर कोर्ट में ही चलेगा। ये जब ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि ये जो है स्पेशलाइज्ड कंडीशन के लिए बनाया गया है, हर एक मैटर्स को यहाँ पे नहीं ले जा सकते हम, समझ गए? तो डिपेंड करता है कि किस ट्रिब्यूनल की बात आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं बेसिकली वो क्रिमिनल मैटर्स में हम यहाँ पे ले ही नहीं जाएंगे, उसको रेगुलर कोर्ट में ही करेंगे। तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो सकता है कि उनके राइट्स को वहां पे सप्रेस करने का प्रयास हो, और इसीलिए यहाँ पे अपील का ऑप्शन हमारे पास है। यदि उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हो गया, यदि ट्रिब्यूनल्स कर दिया और वहां पे ट्रिब्यूनल से प्रोसीजर चूंकि फॉलो नहीं करा है, उसके राइट्स को वायलेट कर दिया, फंडामेंटल राइट को, देन यू हैव एवरी राइट टू अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर द 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम रिट की बात करते हैं, या फिर आप आर्टिकल 32 के अंदर आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, मना नहीं कर सकता कोई आपको। तो इस तरीके से बैलेंस करने का प्रयास करा गया है। बताइए आपको समझ में आया हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं कुछ और बताऊं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, समझ आ गया। हाँ। इससे एक्चुअली मेरे फादर जो है वो आर्मी में थे, अभी तो रिटायर हो गए। Okay. तो मेरे पापा पे कुछ एक केस हो गया था 2002 के आसपास। हाँ। तो वो केस ना मतलब आर्मी में ही चला था, तो वहां से क्वेश्चन हो रहा था मेरे माइंड में। हाँ, ठीक है, अभी क्लियर हो गया। बेसिकली इसमें और चीज मैं आपको बताऊं, एक मिनट रुक जाइए, समय आप बहुत है भाई, आराम से है पेशेंस। देखिए क्या होता है कि जब हम बेसिकली आर्मी की बात करते हैं और आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, इनके लिए अलग अलग से एक्ट बना हमारे पास। आर्म फोर्सेस के बारे में तीनों विंग का जो है, आर्मी के लिए अलग से एक्ट है, उसके बाद नेवी के लिए अलग से एक्ट है, एयरफोर्स के लिए अलग से एक्ट है। तो एक्ट से है और एक्ट में जो चीजें दी गई उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो यदि ये अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी काम करा है जिससे किसी को नुकसान हुआ है, किसी को गोली मार दिया, किसी को कुछ कर दिया ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो यूजुअली वो वहीं पे चलता है, आर्म फोर्सेस वाले जो कोर्ट्स होते हैं वहीं पे चलता है। लेकिन यदि सिविल मैटर है, आपके घर में लड़ाई हो गया, आप आर्मी से हैं, तो क्या हो गया, ये कहां चलेगा, ये आपके ट्रिब्यूनल्स में थोड़ी ना जाएगा, ये सिविल कोर्ट में ही चलेगा, ये रेगुलर कोर्ट में ही चलेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि क्या ऑन योर ऑफिशियल ड्यूटी यदि आप करते हैं, वो चीज जो है आपका यूजुअली यहां पे चलता है, और जो सिविल मैटर्स होते हैं वो रेगुलर कोर्ट में ही चलते हैं। ठीक है, हाँ बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे आप? आपको रोक दिया था मैंने, माफ कीजिएगा, बताइए क्या क्वेश्चन है? अरे क्वेश्चन भूल गया क्या? बताइए क्वेश्चन। सर ठीक, वो देख लिया मैं। देख लिया? क्या था क्वेश्चन बताइए, कुछ और मैं ऐड कर दूं? सर वही मैं 227 229 का देख रहा था, क्लियर हो गया मेरा। अच्छा, क्या क्लियर हुआ हमें बता दीजिए, मैं तो देखा ही नहीं अभी। सर वही 229 में भी यही बोल रहा है कि, एक सेकंड सर, नीड ऑफ डिवीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एट दिल्ली और 4 रीजन, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, उसमें भी यही बात बोल रहा है। हो सकता है दोबारा कर दिया हो, दोनों रिलेटेड हो, एक बार चेक करना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं आपको बता दिया, लॉ कमीशन क्या है ये आ सकता है, लॉ कमीशन क्या है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको एक ब्रॉड पिक्चर रहना चाहिए, बाकी क्या आएगा नहीं आएगा वो तो देखेंगे, लेकिन यदि आप ढंग से पढ़ लेंगे तो फिर कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। किसी का और क्वेश्चन है कुछ? अरे आर्मी के इसमें जैग रहते हैं ना, जेजी? हाँ, जैग एक आर्मी का ब्रांच है जिसमें आर्मी का लीगल ब्रांच होता है, मतलब ये आर्म फोर्सेस को जो लीगल मैटर्स पे ये सजेस्ट करते हैं, और इनके जितने भी मैटर्स होते हैं वो जैग जो जज एंड एडवोकेट जनरल का जो इनका डिपार्टमेंट है वो डील करता है। ये लीगल ब्रांच ऑफ आर्म फोर्सेस है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन होता है लॉ करने के बाद आप जाकर के यहाँ पे रिक्रूटमेंट ले सकते हैं, ये भी ऑप्शन होता है, ये भी अच्छा चीज है। किन्हीं को लॉ में आर्म फोर्सेस में जाना है तो ये भी एक अच्छा वो माना जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपके पास होते हैं, आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं यदि इंटरेस्टेड हो तो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी हमारा मीटिंग खत्म होगा, उसके बाद फिर हम दोबारा जुड़ेंगे, और दोबारा जुड़ने के बाद हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे। कोई दिक्कत किसी को होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको डील कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं कटने का इंतजार कर रहा हूँ, ये 1 मिनट बता रहा है, कट जाएगा अभी, ठीक है ना। बाकी किसी आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। आवाज जा रही है ना मेरी? यस सर। जी सर, क्लियर है सर। क्लियर है, सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं। वीडियो और वॉइस क्लियर। अच्छा, वीडियो और वॉइस क्लियर, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चले शुरू करें हम लोग। चलिए, चलो ठीक है। अब हम ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात कर लिया, आगे हम बढ़ते हैं। सैलेंट फीचर ऑफ द इंडियन जुडिशरी की बात करता है, ठीक है। इसको भी हमें ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज को ध्यान से समझना है, जितना समय लगे लगाने के लिए तैयार है, ठीक है। किसी को कोई समस्या होगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। ये जो है देखिए यहाँ पे कहता है कि इंडिया एज अ कॉमन लॉ जुरिसडिक्शन,
कॉमन लॉ के बारे में मैंने बताया था कि कॉमन लॉ सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज जुड़े हुए हैं। कॉमन लॉ का क्या क्या फीचर्स है आगे हम बात करते रहेंगे, ठीक है। वहां पे मैंने बड़े शॉर्ट में बताया था कि जो यूके से रिलेटेड कंट्रीज थे जहां पे रूल करा गया था यूके के द्वारा एक जमाने में, उसको कॉमन लॉ अभी भी माना जाता है क्योंकि वो कॉमन लॉ के सिद्धांतों पे अडिग हैं, वो कॉमन लॉ के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। और इसीलिए इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है जो कॉमन लॉ के सिद्धांतों पे अडिग है, उसको फॉलो करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि वी आर कॉमन लॉ कंट्रीज, शॉर्ट में ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज ए कॉमन लॉ जुरिसडिक्शन टेकिंग इट्स प्रेसिडेंस। देखिए ये प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस क्या होता है, ये प्रेसिडेंस या प्रेसिडेंट क्या होता है पता है? किन्हीं को पता है ये चीज? यस सर। क्या होता है बताइए सर? प्रेसिडेंट उस चीज को बोलते हैं, अगर जनरल टर्म्स में बात करें, कोई भी ऐसी चीज जो पहले हो चुकी है या हमारे पास है और उसको हम ऐसा एग्जांपल लें। और लॉ के रिगार्डिंग में सर ये कोई पहला जजमेंट हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। हाँ, लीडिंग केसेस जो पहले दिए गए हैं वो जो है वो अभी हम कोर्ट करते हैं किसी अदालत में और कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, मतलब पहले ये कोर्ट इस तरीके के केसेस में ये रूल किया है, ये बताया है, तो अब भी आज भी यदि कुछ इस तरीके का केस आ जाए तो हमें ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए ये प्रेसिडेंट पे बेस होता है और इसी चीज को हम प्रेसिडेंट कहते हैं। मतलब जो डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है वो बाइंडिंग होता है लोअर कोर्ट्स पे, तो उसी संदर्भ में हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं। ये बात अभी तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि टेकिंग इट्स प्रेसिडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ट्रेडिशन ऑफ कॉमन लॉ, इंडिया हैज एडॉप्टेड अ सिमिलर मॉडल। इंडिया ने भी सिमिलर मॉडल को एडॉप्ट कर लिया। मैंने बताया था ना कि ये जो है जो ब्रिटिश रूलिंग कंट्रीज थे जहां पे ब्रिटिश ने रूल करा था वहां पे बेसिकली ये चीज कॉमन लॉ स्प्रेड कर दिया गया है और इसी के बारे में यहां कह रहा है टेकिंग इट्स प्रेसिडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ट्रेडिशन ऑफ कॉमन लॉ, इंडिया हैज एडॉप्टेड अ सिमिलर मॉडल अंडर दिस स्कीम ऑफ कॉमन लॉ सिस्टम। द डिसीजन ऑर्डर्स, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, द डिसीजंस ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स डेवलप्ड बाय द जजेस इन इंडिया help in the creation and development of laws and legal principles which becomes binding precedents for all subordinate courts in the hierarchy। देखिए यहां तक ही अब ये पढ़ना है हमको। ये क्या कर रहा है प्रेसिडेंट का मतलब आपने समझ गया कि क्या है प्रेसिडेंट। अब यहां पे कह रहा है कि जब हम कॉमन लॉ की बात करते हैं तो यहां पे जो जजेज हैं, जो कोर्ट्स है, वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आप बोलोगे सर कैसे कंट्रीब्यूट करता है? कंट्रीब्यूट ऐसे करता है कि जो भी माननीय अदालत के डिसीजन होते हैं उसको अपने आप लॉ मान लिया जाता है। ये बात पता है आपको? सारे लोगों को पता है कोर्ट से जो भी डिसीजन आता है वो अपने आप में एक लॉ होता है, अपने आप में एक कानून होता है, ठीक है। इसको एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन ना भी करे तभी वो कानून है। कहीं भी दिखा दोगे कि कोर्ट ने ऐसा करा है और आप ये कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? वो गलत है, वो कंट्राडिक्शन कर रहा है, लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है। तो जो लॉ है पास किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो भी डिसीजन दिए गए, हाई कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिए गए वो उस स्टेट में फॉलो करे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिए गए वो पूरे भारत में सारे कोर्ट्स में अप्लाई होते हैं, हर जगह उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये बताइए कि ये जो आर्टिकल है ये कहां पे लिखा गया है? आप में से कोई लोग यदि बता पाए कि ये आर्टिकल कहां पे लिखा गया है उस आर्टिकल के बारे में तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सर 141 है। 141 बिल्कुल सही जवाब है। 141 आर्टिकल है। यदि मैं आपको डिट्टो में पढ़ देता हूं आपके सामने ताकि चीजें क्लियर रहे, मैं आपको बता देता हूं, जस्ट वेट। 141 देखिए क्या कहता है। 141 कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो ये जो चीज है यही देखिए एक लाइन का ये चीज है और इतना सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। यहां पे आप लिखिए आर्टिकल 141 क्या है? लॉ declared by Supreme Court shall be binding in all courts। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मैं दोबारा पढ़ता हूं इसको पूरा। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ कि ये जो डिसीजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सारे कोर्ट्स पे अप्लाई होगा, ये इसको लॉ की संज्ञा दी गई है। और इसीलिए देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि ये जो जजेज होते हैं, जो कॉमन लॉ कंट्रीज में जजेस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। अब ऐसा क्वेश्चन यदि रहा कि कैसे ज्यादा होता है, आप इलैबोरेट करें जरा, तो आप बताएंगे कि भाई इसलिए होता है क्योंकि जजेस जो है एक तो डिसीजन देते हैं और यदि डिसीजन दिया वो बाइंडिंग होता है। और इसीलिए हम सोसाइटी में क्या होता है, इसमें ग्रोथ में वो लगातार भूमिका निभाते रहते हैं क्योंकि केसेस तो होते रहता है। इसीलिए यहां पे देखिए इनडायरेक्टली ये लिखा है कि अंडर द स्कीम ऑफ कॉमन लॉ सिस्टम द डिसीजन ऑर्डर एंड जजमेंट डेवलप्ड बाय द जजेस इन इंडिया हेल्प इन द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ एंड लीगल प्रिंसिपल्स व्हिच बिकम बाइंडिंग प्रेसिडेंट फॉर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द हायरार्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि देयरफॉर कोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल in creating laws specially where gaps in law exist। मतलब बोल रहा है कि अक्सर लॉ वहां पे ज्यादा बनाता है जहां पे पार्लियामेंट ने छोड़ दिया, उसको गैप प्रोवाइड कर दिया, जहां पे वो उसने कुछ बोला ही नहीं है, चुप है एकदम, बिल्कुल कुछ नहीं बोलने का प्रयास करता है। जैसे
फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट जो है अभी 377 की बात जब आई तो पार्लियामेंट ने कहा कि मैं ये चीज को सुप्रीम कोर्ट के विवेक पे छोड़ता हूं, जो मान करे आप इसको कर दीजिए, हमसे नहीं होने वाला ये चीज। तो क्या कर दिया कोर्ट ने, उसको रूल आउट कर दिया। ठीक है, पार्लियामेंट ने इसको नहीं करा था, उसके बाद जो है कोर्ट इसको किया। तो जहां पे गैप एग्जिस्ट है वहां पे क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन दे दिया, वो भी लॉ ही होता है, तो उसको लॉ की संज्ञा दी गई है। बात बराबर है, वहां से बने या यहां से बने, बात तो बराबर ही है ना। लेकिन फिर भी लॉ बनाने का जो मैकेनिज्म है वो पार्लियामेंट है। हाँ, ये बात अलग है कि जो डिसीजंस होते हैं उसको भी लॉ की संज्ञा दे दी जाती है, लेकिन लॉ बनाने का जो फॉरम है वो कोर्ट नहीं हो सकता, वो पार्लियामेंट है, कोर्ट नहीं है। कोर्ट तो एडजुडिकेशन करता है, मैटर को सही क्या है गलत क्या है उसको देखता है, और इसी दरमियान इसी बीच में लॉ बन जाता है, तो वो एक्सीडेंटल इन नेचर है। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लॉ बनाने का काम किसको दिया गया है, तो पार्लियामेंट को दिया गया है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, therefore court play a vital role in creating laws, especially where the gaps of law exist and the legislature or executive have failed to enact the laws. Thus, apart from administrating civil and criminal justice, court and judges serve a vital role in the federal setup of the country. Obviously बात है, कैसे करते हैं वो बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी, इसको ध्यान में समझिएगा। कहता है कि अपोज टू दिस मॉडल, मतलब ये क्या किस मॉडल की बात कर रहा है? अभी तक तो हम कॉमन लॉ की बात कर रहे थे, ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, कॉमन लॉ की बात कर रहे थे, ये वाला बात कर रहे थे। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे ना शुरुआत में, सर कॉमन लॉ के बारे में बताइए। ये जो पहला पैराग्राफ आपने पढ़ा वो कॉमन लॉ से रिलेटेड था, जिसमें जजेस क्या होंगे, एक्टिव होंगे, जजेस जो बनाएंगे, जो बात कहेंगे, जो ऑर्डर पास करेंगे, जो जजमेंट देंगे वो लॉ हो जाएगा, और उसको हम प्रेसिडेंट मानेंगे, मतलब आगे हम उसको यूज कर सकते हैं। ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉमन लॉ कंट्रीज है, कॉमन लॉ सिस्टम है, और इसी चीज को हम फॉलो करते हैं, इसीलिए इंडिया कॉमन लॉ सिस्टम होता है। अब हम कुछ देर सिविल लॉ सिस्टम की बात करेंगे। मैंने उसमें आपको बोला था थोड़ा सा आप पेशेंस रख लीजिए, मैं बाद में आपको बता दूंगा कि सिविल लॉ और कॉमन लॉ सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए सिविल लॉ की बात करते हैं। क्या कहता है, अपोज टू दिस मॉडल, मतलब किसके अपोजिशन में, कॉमन लॉ की बात हमने जो इससे पहले की उसके अपोजिशन में बात कर रहा है। अपोज टू दिस मॉडल अ कंसेप्ट इज अ कंसेप्ट ऑफ सिविल लॉ सिस्टम, ये जो सिविल लॉ सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहा है। followed in countries such as Germany, Russia and continental Europe, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे ये फॉलो होता है। The main difference between common law and civil law is with respect to the source of law. Source of law का इसमें डिफरेंस है। Under common law, judiciary can make laws through judicial decision of courts. ठीक है, ये बात मैंने बता दी आपको। अब कहता है however under civil law only the legislature or executive has power to create laws and rules. अब यहाँ पे कॉमन लॉ सिस्टम में, ये जो हम कॉमन लॉ सिस्टम की बात करी, यहाँ पे लॉ जो है ये कौन बनाता है, पार्लियामेंट तो बनाती है, और साथ में कोर्ट जो है वो बनाता तो नहीं है, जानबूझ करके लॉ नहीं बनाता, लेकिन जो भी डिसीजन देता है वो लॉ ही हो जाता है। एक तरीके से कोर्ट भी इनडायरेक्टली लॉ बना ही देता है कई बार, हालांकि कोर्ट का काम लॉ बनाना नहीं है। जब आप बहुत हाई एडवांस रूप में पढ़ेंगे तब ये चीज समझ में आएगी, अभी के लिए अभी इतना ही समझिए आप। लेकिन यहां सिविल लॉ में बोलता है, सिविल लॉ सिस्टम में क्या होगा, यदि लॉ बनेगा तो ये किससे बनेगा, पार्लियामेंट ही बनाएगी या फिर एग्जीक्यूटिव। कोर्ट यहां पे नहीं बनाएगा, कोर्ट यहां पे नहीं बनाएगा। देखिए यहां पे बोल रहा है, यहां पे देखिए, जुडिशरी अंडर कॉमन लॉ जुडिशरी कैन मेक लॉज थ्रू जुडिशियल डिसीजन ऑफ कोर्ट, हाउएवर अंडर सिविल लॉ ओनली द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हैज पावर टू क्रिएट लॉज एंड रूल्स। द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन जुडिशरी इन फॉलोइंग अ कॉमन लॉ मॉडल फर्दर स्ट्रेंथन द रोल ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। तो ये जो बेसिक आपने डिफरेंस यहाँ पे सीखा है कॉमन लॉ और सिविल लॉ में, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। और कई बार क्वेश्चन यदि ज्यूरिस्प्रूडेंस में से आ जाता है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है और इससे आ जाता है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है फिलॉसफी ऑफ लॉ, लॉ का क्या फिलॉसफी रहा है उसके बारे में ज्यूरिस्प्रूडेंस हम यूज करते हैं वर्ड। तो ये सिविल लॉ, कॉमन लॉ, इस तरीके का। अब कुछ एग्जांपल भी आप याद कर लीजिएगा, मैंने पहले वाले लेक्चर में दिया था कि सिविल लॉ को फॉलो करने वाले कौन कौन से कंट्री हैं, जर्मनी, रशिया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिविल लॉ में। कॉमन लॉ करने वाले इंडिया, यूएस, यूके वगैरह का है। ये सब एग्जांपल कुछ याद कर दीजिएगा, ताकि यदि क्वेश्चन किसी भी रूप में आए तो छूटना नहीं चाहिए। बस इतना मुझे पता है, छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, चाहे कैसे भी वो पूछ दे, इतना पढ़ लीजिए कि आप नहीं छोड़िए। अब बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए, अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। अच्छा ये बताइए कि अभी हम शुरू करेंगे एडवर्सेरियल मॉडल, जो बात कर रहा है एडवर्सेरियल एंड इनइक्विजिटोरियल सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं कोशिश करता हूं कि वो वीडियो यदि मैं यहाँ पे शेयर कर पाऊं तो ज्यादा सही होगा। यहाँ पे मैं यदि वो वीडियो दिखा सकूं तो ज्यादा सही होगा। मैं एक बार ट्राई करता हूं, यदि हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो बाद में क्लास के बाद आप वो जाकर के वीडियो चेक कर लीजिएगा और वहां पे आपको जो चीज है पता चल जाएगा। अभी हम फ्लो में हैं तो वीडियो देख लेते ना, तो आसान हो जाता आपके लिए समझना और मेरे लिए समझाना। मैं कोशिश करता हूं दूसरे आईडी से जोड़ करके, यदि पॉसिबल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, कैसे शेयर होता है मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इसमें। 9 देखता हूं, यदि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, जस्ट वेट।
प्लीज वेट द होस्ट विल सून। ठीक है, एडमिट कर दिया, एडमिट कर दिया। अब इस पर शेयर कर सकते हैं क्या? शेयर कर सकते हैं यहाँ पे इस डिवाइस पे। यदि हम शेयर करें, दिस मीटिंग बीइंग रिकॉर्डेड, कंटिन्यू करो। शेयर यदि हम करें, ओनली द होस्ट कैन शेयर दिस इन दिस मीटिंग। ठीक है, चलो तो होस्ट बनाना पड़ेगा फिर यहाँ से, कोई बात नहीं। यहाँ पे कैसे बनेगा होस्ट? यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, यहाँ पे जो है आप लोग में से किसी को आइडिया हो? हाँ, क्या कुछ बोल रही हैं आप? सर होस्ट आप ही हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन मुझे किसी और को बनाना पड़ेगा। इस डिवाइस पे हम नहीं चला सकते वो चीज। ठीक है, YouTube के गाइडलाइन के खिलाफ है, मैं अपना वीडियो खुद नहीं चला सकता कोमल, इसीलिए मुझे किसी और को बनाना पड़ेगा, और इसलिए मैंने दूसरे डिवाइस को ऐड करा है। अब मैं यहाँ पे मेक होस्ट कर रहा हूँ, देखिएगा कुछ गलती होगा तो बता। तो सर इसकी आवाज भी तेज कर दो थोड़ी सी। तो सबसे पहले आवाज इतना ही यार। एडवर्सरियल सिस्टम जो है वो कॉमन लॉ कंट्रीज में फॉलो होता है और इन्हीं सर आप अपने माइक को अगर जिसमें भी प्ले किया उस माइक के पास लेके जाएंगे तो तेज हो जाएगा आवाज। कॉमन लॉ कंट्रीज में जैसे इंग्लैंड है, इंडिया है। सर आप लिंक शेयर कर दो वीडियो का, हम डायरेक्ट यूट्यूब पे देख लेते हैं ना। जबकि स्पेन है, चाइना है। ये आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्या? ये सब में आवाज बिल्कुल बहुत कम स्लो आवाज आ रही है। डायरेक्ट लिंक शेयर कर दो, हम डायरेक्ट यूट्यूब पे देख लेंगे। ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा ना। दिक्कत है कि बाद में जो लोग आएंगे ना उसके उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। बार बार मेरा दिमाग खराब होता है, वो कौन से वीडियो का नाम बताएंगे और उसमें जो वीडियो है वो करेंगे, वो दिक्कत हो जाता है। बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ऐसा है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है, आवाज कम है सर। आवाज कम है, समझ में आ रहा है ना? एकदम बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो बताइए क्या करूं मैं? चला, सब शांत रह रहे हैं तो आवाज आ रहा है, मतलब हाँ सर, सब बिल्कुल नहीं बोलेंगे ना तो सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो आप ठीक है, तो आप थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज, और यदि नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा इसको एलाबोरेट करूंगा, टेंशन मत लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकेटी क्लासेस। सो लॉन्ग, काफी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है और इसीलिए आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, और ये टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन एडवर्सरियल जुडिशियल सिस्टम एंड इनक्विजिटोरियल जुडिशियल सिस्टम। हम जानते हैं कि पूरे दुनिया में बेसिकली दो तरीके के जुडिशियल सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, पहला एडवर्सरियल सिस्टम और दूसरा इनक्विजिटोरियल सिस्टम। तो अब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले कि हम ये जान लेते हैं कि एडवर्सरियल सिस्टम जो है वो कॉमन लॉ कंट्रीज में फॉलो होता है, और इनक्विजिटोरियल सिस्टम जो जुडिशियल सिस्टम है वो सिविल लॉ कंट्रीज में फॉलो होता है। तो कॉमन लॉ कंट्रीज में जैसे इंग्लैंड है, इंडिया है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, इसमें एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो होते हैं। जबकि स्पेन है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, ये सब में जो है इनक्विजिटोरियल सिस्टम फॉलो होते हैं। चलिए पहले डिफरेंस पे आते हैं। पहला डिफरेंस है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यदि कोई पर्सन कोई क्राइम करता है, कोई ऑफेंस करता है, और वो कोर्ट में जैसे ही जाता है ट्रायल के लिए, तो कोर्ट का क्या काम है? ये दोनों ही सिस्टम में अलग अलग कोर्ट का काम है। पहला जो एडवर्सरियल सिस्टम है उस सर साउंड नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आवाज सर, सर आपने माइक म्यूट कर दिया अपने, उसके बाद बंद हो गई आवाज। किया हो या नहीं, अच्छा, उसके बाद बंद हो गया आवाज। सर थोड़ा पीछे कर दीजिए। ठीक है, मैं समझ गया, आपने सही बोला कि उसको माइक यदि आप लगा देंगे तो चीजें हो जाएगी। जस्ट वेट, मैं समझ गया आपकी बात। अब यहाँ से मैं बढ़ा दूंगा इसका आवाज को, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी दोनों का मैसेज कोर्ट का ये काम है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करे कि आपने क्राइम नहीं आया है उनके पास, ही इज नॉट गिल्टी, इट मींस ही इज इनोसेंट। ठीक है, ये पहला कोर्ट का काम है। कोर्ट का जैसे ही आप कोर्ट में गए, कोर्ट का काम क्या है कि वो ये माने कि आपने क्राइम नहीं किया है, चाहे आपने किया हो या नहीं किया हो अलग बात है। कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम, कोर्ट का ये काम है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करे कि आपने क्राइम नहीं किया है। तो अब जो अपोजिट पार्टी है उसको प्रूव करना पड़ेगा क्या कि आपने ही क्राइम किया, एविडेंस देकर के, व्हाटएवर जो भी है प्रोसीजर उसके बेसिस पे। तो ये जो एडवर्सरियल सिस्टम में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का जो रूल है वो अप्लाई होता है। इसके जस्ट अपोजिट इनक्विजिटोरियल सिस्टम में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है। मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप कोर्ट में अप्रोच करते हैं, कोर्ट ये मानती है कि आपने ही क्राइम किया है। अब ये आपका दायित्व है, ये आपका काम है कि ये प्रूव करें कि नहीं आपने क्राइम नहीं किया है। तो ये बेसिकली दो डिफरेंस आपने देखा कि एडवर्सरियल सिस्टम में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बात होती है, जबकि इनक्विजिटोरियल सिस्टम में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट की बात होती है कि नहीं आपने ही क्राइम किया है और आपको ये प्रूव करना है कि आपने नहीं किया है। चलिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि एडवर्सरियल सिस्टम में लॉयर्स काफी एक्टिव होते हैं, लॉयर्स आर वेरी एक्टिव। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट जो इनक्विजिटोरियल सिस्टम है वहां पे लॉयर्स आर नॉट मच एक्टिव, एक्टिव इन द सेंस कि वहां होते हैं लॉयर्स, बट वो एक्टिव नहीं होते हैं इतना जितना कि एडवर्सरियल सिस्टम में होते हैं। तीसरा कि जजेस आर न्यूट्रल इन एडवर्सरियल सिस्टम। एडवर्सरियल सिस्टम में क्या है, जज न्यूट्रल होते हैं, एम्पायर की तरह वो काम करते हैं। बाकी लॉयर एक्टिव है, मैंने पहले ही बताया लॉयर एक्टिव है, लॉयर एक दूसरे को आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट करेंगे, उसके बाद जज सिर्फ देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। जज का अपना से ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट
नहीं करते हैं। वो लॉयर जो भी जैसा भी आर्गुमेंट वहां दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने निर्णय लेना है। और लेकिन इनइक्विजिटोरियल सिस्टम में जजेस आर वेरी एक्टिव। वहां पे लॉयर्स यदि डोरमेंट है, लॉयर यदि एक्टिव नहीं है, तो जजेस क्या है, एक्टिव है। ये देखिए किस तरीके का बैलेंस किया गया है एक दूसरे को, लॉयर और जज को लेकर के। चौथा जो डिफरेंसेस है वो है प्रीवियस डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट, जो हायर कोर्ट के द्वारा दिया जाता है डिसीजन, आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। ये एडवर्सरियल सिस्टम में है कि जो जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया, दैट इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उससे नीचे जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है ये बाइंडिंग होता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार आप चेक करें, 141 में ये बताया गया है कि जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो बाइंडिंग होगा नीचे वाले कोर्ट पे, लोअर कोर्ट में। ठीक है, ये एडवर्सरियल सिस्टम है। एडवर्सरियल सिस्टम में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो है वो बाइंडिंग है, लेकिन इनइक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या है, लिटिल यूज ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, बहुत ही कम यूज होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि जजेस आर फ्री टू डिसाइड ईच केस इंडिपेंडेंटली ऑफ प्रीवियस डिसीजन बाय अप्लाइंग द रिलेवेंट स्टैट्यूट्स। मतलब जो प्रेसिडेंट का वैल्यू जितना एडवर्सरियल सिस्टम में है, वही वैल्यू सेम इनइक्विजिटोरियल सिस्टम में उतना नहीं है। पांचवा जो डिफरेंस है वो है इट एम्स, ये एडवर्सरियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इट एम्स टू गेट द ट्रुथ थ्रू द ओपन कंपटीशन, बिटवीन द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। ये दोनों लॉयर आपस में लड़ते हैं, आपस में आर्गुमेंट करते हैं, काउंटर आर्गुमेंट करते हैं, और जो ट्रुथ है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये कहाँ है, एडवर्सरियल सिस्टम में। जबकि इनइक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या है, जनरली एम्स टू गेट द ट्रुथ ऑफ द मैटर थ्रू एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा रोल है, एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द एविडेंसेस। यहाँ पे लॉयर्स, पहले ही मैंने बताया कि इनइक्विजिटोरियल सिस्टम में लॉयर्स आर नॉट मच एक्टिव, और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा ये बिलीव करते हैं। और अगला जो डिफरेंस है ये फॉलोड इन कॉमन लॉ कंट्रीज, ये पहले ही बता दिया है कि एडवर्सरियल सिस्टम कॉमन लॉ कंट्रीज में फॉलो होते हैं बेसिकली, और इनइक्विजिटोरियल सिस्टम में जो है फॉलोड इन द सिविल लॉ कंट्रीज जो है इसमें फॉलो होते हैं। एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिया था, इंग्लैंड, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, इसमें एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो होता है। जबकि इनइक्विजिटोरियल सिस्टम जर्मनी, चाइना, स्पेन, फ्रांस एंड चाइना मैंने बोल ही दिया, इसमें ये इनइक्विजिटोरियल सिस्टम फॉलो होता है। तो आशा करते हैं कि आज इस छोटे से टॉपिक में बहुत ही आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। यदि कोई डाउट रह गया है तो आप जरूर बताएं। सर चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिक्कत आ रहा होगा, पूरा चीज समझ में नहीं आया अच्छे से तो बताइए, हम दोबारा बता रहे हैं। वैसे मैं बताऊंगा, शुरुआत में ऑडियो का साउंड बिल्कुल क्लियर नहीं था, बाद में थोड़ा इनहेंस हुआ था या नहीं? यस सर, हुआ था, क्लियर था। क्लियर था, कोई दिक्कत तो नहीं था ना? नो सर। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या है, कहता है कि एडवर्सरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। दो तरीके का हमारे पास मॉडल है। जब हम कॉमन लॉ और सिविल लॉ की बात हम कर लिए, ये एक मेजर एक सिस्टम है जहां पे लोग फॉलो करते हैं, मतलब कंट्रीज फॉलो करती हैं। अब हम यदि हम बात करते हैं कॉमन लॉ सिस्टम की, तो किस तरीके से ये एडवर्सरियल सिस्टम यहाँ पे काम करता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए एडवर्सरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कोर्ट्स इन इंडिया फॉलो द एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब क्या होता है? एडजुडिकेशन मतलब होता है रिजॉल्विंग द केसेस। केस को जब हम रिजॉल्व करते हैं उसी को एडजुडिकेशन करते हैं। ठीक है, एडजुडिकेट करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसी को एडजुडिकेशन करते हैं। अब कह रहा है कि कोर्ट्स इन इंडिया फॉलो द एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन एज अपोज टू द इनइक्विजिटोरियल मॉडल फॉलोड इन सेवरल सिविल लॉ कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पे बात एक चीज समझ में आ गया कि जो एडवर्सरियल सिस्टम है ये कहां पे फॉलो होगा? कॉमन लॉ कंट्रीज में। ये बात समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर्ट्स इन इंडिया फॉलो द एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन एज अपोज टू द इनइक्विजिटोरियल मॉडल फॉलोड इन द सेवरल सिविल लॉ कंट्रीज। अब यहाँ पे क्या होगा? सिविल लॉ कंट्रीज में ये फॉलो होगा इन इक्विजिटोरियल सिस्टम। ठीक है, इन एन एडवर्सरियल मॉडल द रोल ऑफ लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग द पार्टी बिकम्स वाइटल। मतलब यहाँ पे रोल ऑफ लॉयर्स जो है वाइटल है, लॉयर्स काफी एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरे साइड में यदि हम इनइक्विजिटोरियल सिस्टम की बात करें तो लॉयर्स का जो रोल है वो प्रोएक्टिव नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सभी डिफरेंसेस को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि लॉयर्स ऑफ द अपोजिंग पार्टीज प्रेजेंट देयर केसेस बिफोर अ न्यूट्रल जज हु इन टर्न प्रोवाइड्स अ डिसीजन बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस एज प्रेजेंटेड बाय द लॉयर्स। बोला कि कॉमन लॉ सिस्टम में एडवर्सरियल लॉ की जब हम बात करते हैं, एडवर्सरियल मॉडल की बात करते हैं, लॉयर्स काफी एक्टिव होते हैं। लॉयर्स केस को प्रेजेंट करते हैं, किसके सामने प्रेजेंट करेंगे? न्यूट्रल जज के सामने प्रेजेंट करेंगे, और जज जो है उन तथ्यों को देखकर जो लॉयर वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है उस पे देख करके क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे। लेकिन यहां कर रहा है कि इन द इनइक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ लॉ ऑन द अदर हैंड जजेस आर मोर प्रोएक्टिव। जजेस क्या है? मोर प्रोएक्टिव है। जजेस क्या है? यहाँ पे देखिए मोर प्रोएक्टिव है। यहाँ पे जजेस क्या है? न्यूट्रल है। एक्टिव कौन है? लॉयर। लेकिन यहाँ पे चूंकि लॉयर एक्टिव है तो यहाँ पे लॉयर को प्रोएक्टिव नहीं किया गया, मतलब डोरमेंसी होता है। कौन एक्टिव है? यहाँ पे ज्यादा जज एक्टिव है इन इक्विजिटोरियल सिस्टम में। Judges are more proactive in adjudicating the matter rather than citing a neutral judge.
sorry, rather than acting as a neutral judge, they have rights to inquire and probe into the matter, much like a police. अब हमारे देश में पुलिस का काम है उनको मैटर को जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, क्वेश्चन पूछना, इंक्वायरी करना, लेकिन जज जो है इतना तहकीकात नहीं करते, उनका काम नहीं होता। चाहे तो कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। यहाँ पे जो लॉयर उनके सामने प्रेजेंट किया, उसी पे विश्वास किया और उसी के अकॉर्डिंग जो है काम होता है। इसीलिए लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडवर्सेरियल सिस्टम में। लेकिन जब हम इनइक्विजिटोरियल मॉडल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे लॉयर्स ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, डोरमेंट होते हैं। तो एक्टिव कौन होगा? दोनों में से एक को, जज या लॉयर, दोनों में से एक को एक्टिव करना पड़ेगा। तो चूंकि वहां लॉयर्स एक्टिव नहीं है, इसीलिए जज को एक्टिव कर दिया गया। तो जज वहां पे एक्टिव है और यहां तक इतना ज्यादा एक्टिव है कि वो पुलिस की तरह इंक्वायरी शुरू कर देते हैं, ठीक है, प्रोब करना शुरू कर देते हैं। ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है, लेकिन इनइक्विजिटोरियल वाले सिस्टम में जज ही ये काम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हियर द रोल ऑफ लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग द पार्टी एंड द रोल ऑफ जजेस cumulatively becomes important in determining the manner in which the civil case or criminal trial proceed। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों अलग अलग सिस्टम है। मैं दोबारा रिपीट करके ये बता रहा हूं कि ये कॉमन लॉ सिस्टम हुआ कंट्री फॉलो करते हैं, दूसरा सिविल लॉ कंट्री फॉलो करते हैं। उसके बाद जब हम नीचे आए तो कॉमन लॉ कंट्रीज में किस तरीके का मॉडल चलता है जी? उसमें एडवर्सेरियल मॉडल चलता है। एडवर्सेरियल मॉडल में होता क्या है? एडवर्सेरियल मॉडल में एक कोर्ट होता है, जज होते हैं, लॉयर्स होते हैं, क्लाइंट होते हैं, मतलब पिटिशनर होते हैं। जो लॉयर्स का रोल है वो ज्यादा एक्टिव होता है, जजेस का रोल है वो न्यूट्रल होता है। जो लॉयर्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं केसेस को और उन्हीं तथ्यों को देख करके जज को डिसीजन सुनाना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरे तरफ चलते हैं इनइक्विजिटोरियल सिस्टम में। इनइक्विजिटोरियल सिस्टम में जो लॉयर्स होते हैं, कोर्ट होते हैं, सब कुछ होता है एज इट इज, लेकिन वहां जो लॉयर्स हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं। जैसा कि हमने देखा एडवर्सेरियल मॉडल में वो एक्टिव थे, लेकिन इनइक्विजिटोरियल सिस्टम में वो एक्टिव नहीं होते हैं। और कौन एक्टिव होते हैं? जजेज एक्टिव होते हैं। और यहां तक एक्टिव होते हैं कि वो इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं, प्रोब करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे यहां नहीं होता है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको यहां पे जोड़ना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो चीज यहां पे नहीं दिया गया है मैं आपको यहां पे बताता हूं। ये जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एक प्रिंसिपल है जिसमें हम कहते हैं कि जब आप कोर्ट के दरवाजे पे जाते हैं तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि आप निर्दोष हैं जब तक कि ये नहीं प्रूव कर दिया जाए कि आप क्या हैं, गिल्टी हैं। बात समझ में आ गया? इसी पूरे प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इनोसेंस का प्रिजम्पशन, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि बंदा इनोसेंट है, ठीक है, जैसे ही कोर्ट के पास जाए। तो ये जो एडवर्सेरियल मॉडल है वो फॉलो करता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। लेकिन ठीक उसी प्रकार उसके विपरीत यदि हम बात करेंगे इन इक्विजिटोरियल सिस्टम में, यहां पे प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है। मतलब यह हुआ कि जैसे ही आप कोर्ट के दरवाजे पे गए, कोर्ट शैल प्रिज्यूम ये मानेगी कि आप ही ने काम ऐसा किया है, आप ही गुनहगार हैं। Now you have to prove that you have not committed this offense। तो देखिए दोनों में अंतर हो गया। यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। जैसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज रिलेटेड विथ एडवर्सेरियल मॉडल, इनइक्विजिटोरियल मॉडल, बोथ, नन ऑफ दीज, इस तरीके से। तो इस चीज से आप यहाँ पे इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो बन पाएगा। तो समझ में आ गया? यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, या कॉमन लॉ कंट्री जो फॉलो करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। आप कोई भी चीज करके जाइए, यदि मर्डर करके जाइए, रेप करके जाइए, अजमल कसाब जैसा आदमी जाता है वहां पे जो दिख रहा है कि सामने सैकड़ों लोगों पे गोली चलाया, उसके बावजूद भी कोर्ट यही मानती है कि वो बंदा इनोसेंट है। जब तक कि ये प्रूव नहीं कर देता, जो पार्टी उसको लाया है, जो पार्टी उसके अगेंस्ट यहाँ पे पिटीशन दायर किया है, वो ये प्रूव नहीं कर देता कि यही गिल्टी है। तो ये प्रूव कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। जब हम आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पढ़ेंगे तो फिर बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से एक एक चीजों को देखेंगे, वो एडवांस क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी तो बस बेसिक हम समझना चाहते हैं। तो यहां तक किसी को परेशानी है तो आप बताइए। इनइक्विजिटोरियल और एडवर्सेरियल सिस्टम समझने में, कॉमन लॉ, सिविल लॉ समझने में थोड़ा भी, इतना सा भी यदि प्रॉब्लम है तो बताइए, आप क्वेश्चन पूछिए। सर अगर इनइक्विजिटोरियल सिस्टम में अगर लॉयर प्रूफ नहीं कर पाया तो उसका मतलब हुआ कि वो गिल्टी हो गया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल, क्योंकि वो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है, वो आया ही है। yes. जब आया है कोर्ट में तब वो मान लिया गया है कि वो गिल्ट किया है, ठीक है। तो वो नहीं प्रूव कर पाए यदि अपने आप को, तो जेल जाइए। ओके सर। चलिए, क्वेश्चन आपने पूछा है तो थोड़ा इससे रिलेटेड एक और चीज मैं आपको बता दूं। ये जो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट होता है बेसिकली इनइक्विजिटोरियल में तो फॉलो किया ही जाता है, इसको छोड़िए। हमारे यहाँ भी इस एडवर्सेरियल सिस्टम में भी कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, OFFENCES होगा, ऑफेंसेस हैं जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब जो प्रूफ करने के लिए जिसकी जिम्मेदारी होती है वो शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट, इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब ये हुआ कि अब जैसे ही आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट जो है, जैसे जब मान के चलिए मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगाया तो हम कहां गए? कोर्ट गए। तो कोर्ट ये मानेगी कि मैं कुछ नहीं किया हूं, और किसको प्रूव करना पड़ेगा? सामने वाले पार्टी को। दूसरे वाले पार्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा जो मेरे अगेंस्ट कोर्ट में फाइल किया केस कि मैंने ऐसा किया है।
समझ रहे हैं बात को, प्रैक्टिकली समझिए। लेकिन कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे जैसे ही आप कोर्ट जाते हैं आपको ही प्रूव करना पड़ता है ऐसा कि मैंने ऐसा नहीं किया है। इसको बर्डन ऑफ प्रूफ का शिफ्टिंग कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। जैसे फीमेल मतलब जो वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, सेक्सुअल मोलेस्टेशन का केस है, रेप का केस है, वहां पे यदि कोई लड़की जाके कहती है मेरे साथ रेप हुआ है तो लड़की से कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब जो है सामने वाला बंदा को प्रूव करना पड़ेगा, सामने वाले बंदे को प्रूव करना पड़ेगा क्या कि उसने रेप नहीं किया है। लेकिन ये कुछ ही ऑफेंसेस होते हैं, बहुत कम ऑफेंसेस है, गिने चुने हैं, मैं आपको बताता रहूंगा ड्यूरिंग दिस कोर्स। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जब भी आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेन कोई एफआईआर करता है और आपको कोर्ट में घसीटता है तो जो घसीट रहा है उस व्यक्ति को प्रूव करना चाहिए, ठीक है, वही प्रूव करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उसमें अक्सर बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब लड़की एक बार बोल दी हुआ है तो कोर्ट मानेगा हुआ है, अब आप प्रूव कीजिए नहीं किया आप, ठीक है। तो इसको बर्डन ऑफ प्रूफ का शिफ्टिंग करता है। आईपीसी सीआरपीसी में हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। एक छोटा सा एक बस ओवरव्यू मैंने देखा है। अब मीटिंग खत्म हो रहा है, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। अरे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी है तो बता दीजिए, अपग्रेड कर लेंगे हम खुद को भी, ऐसा कोई बात नहीं है। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा तो इधर से नहीं आ रहा तो उधर से दूसरे तरीके से समझा देंगे, इतना कोई बहुत बड़ा वो हार्ड एंड फास्ट वाली रूल नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल रिलैक्स रहिए और जैसे जैसे समय आगे चलेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ क्लासेस के फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज करूंगा। अभी तो आप 2 क्लास प्लस 1 क्लास 3 क्लास का मजा ले रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा जब आप 7 दिन क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना तो पूरा ही है, सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आराम आराम से करेंगे। अभी टाइम हमारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम करते रहेंगे। आगे जो है ना नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाएंगे, जैसे 2 है 2+1 है ना, आगे चल करके हो सकता है नेक्स्ट मंथ से 3+1 हो जाए, तो इस तरीके से, ठीक है। और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी थोड़ा बहुत भी यदि प्रॉब्लम हो आपको छोटा मोटा भी तो जस्ट लेट मी नो, ताकि हम उसमें सुधार कर पाएं और चीजें आपको क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। मैं तो चलो कुछ भी बोल देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए वहां, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, ये बात बताइए। यदि आपसे पूछा जाए कॉमन लॉ, सिविल लॉ, एडवर्सेरियल सिस्टम क्या होता है, उसमें उसके फीचर्स बताने हो, इनइक्विजिटोरियल सिस्टम उसके फीचर्स बताने हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। अरे बहुत बड़े बड़े लॉयर को नहीं पता होता ये सब, ठीक है ना। लॉ कर लेते हैं इधर उधर के कॉलेज से, उनको पूछ दो तो हालत खराब हो जाएगा। यदि विश्वास नहीं होना तो आसपास के लॉयर को पूछ के देख लेना, ठीक है। यदि ढंग से नहीं पढ़ाई किया है वो नहीं बता पाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है। सर यहाँ एक छोटा सा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। बोलिए बोलिए बिल्कुल छोटा सा बोलिए। पहली बार जो कन्विक्ट हो चुका है कोई पहली बार, ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल प्रशांत भूषण सर हैं जो उन पे 1 रुपए का फाइन लगाया तो वो कन्विक्ट हो चुके, उन्होंने फाइन दे दिया तो खत्म हो गया केस। उसके बाद दोबारा अगर उन पे कोई केस लगता है तो वहाँ वही प्रोसेस लिया जाएगा कि पहले में नॉन गिल्टी है, ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है, बिल्कुल लगाया जाएगा, लेकिन उसमें एक टेक्निकल पॉइंट आएगा, मैं आपने पूछा है तो मैं बता दूंगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो यूजुअली यही माना जाता है कि आपने ऐसा काम नहीं, मतलब ये जो है इनोसेंट है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस है इसका ब्रीच भी होता है। कैसे? मान के चलिए कि आप जो निचली अदालत है वो निचली अदालत जो है आपको कन्विक्ट कर दी और आप जो है अपील में जा रहे हैं हाईकोर्ट में। अब हाईकोर्ट में आपको इनोसेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि किसी ना किसी कोर्ट से ऑलरेडी आप कन्विक्टेड हैं। यहाँ पे जो ऊपरी अदालत है उन पे वहां पे आप प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का ये जो चीज है वो नहीं ले सकते, वहां पे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस नहीं लगेगा आपका, ठीक है। एक बात तो ये हो गया। तो पहली बार जब आप कोर्ट में जा रहे हैं तब ये चीज लगेगा। लेकिन एक और चीज है एक्सेप्शन, जैसे कई बार आप ऑफेंसेस में देखेंगे वहां पे वर्ड यूज करता है रिपीटेड ऑफेंडर। जैसे एग्जाम्पल बताएंगे कोई ऐसा एक ऑफेंस जिसमें रिपीटेड ऑफेंडर की बात करी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंस है। यदि थोड़ा बहुत आइडिया हो, मैं 2 सेकंड 5 सेकंड का टाइम देता हूं, कोई बता सकता है जहां पे रिपीटेड ऑफेंडर का बात की गई है? नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो है स्टॉकिंग, स्टॉकिंग की बात आप जानते हैं? स्टॉकिंग, लड़की ताड़ना, छेड़ना, आप सुने हैं ना? स्टॉकिंग में है। यदि विश्वास नहीं हो तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए, तब आपको पता चल जाए कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, यदि आप स्टॉकिंग देखेंगे तो कहता है कि एनी मैन who follows a woman and contacts or attempts to contact such woman or to foster personal interaction repeatedly बता रहा है, बार बार कर रहे हैं, despite a clear indication of disinterest by such woman। यदि लड़की मना कर रही है उसके बावजूद भी आप उसे पीछा कर रहे हैं तो स्टॉकिंग यहाँ पे माना जाएगा। और उसके बाद कहता है मॉनिटर बाय यूज ऑफ वुमेन बाय इंटरनेट, ईमेल और अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में भी यदि आप करते हैं, उसका मेल चेक कर रहे हैं, उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया, इधर कर दिया उधर कर दिया, तो यहाँ पे ये स्टॉकिंग में आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको मैं बताऊंगा, ये चीज जो पनिशमेंट की जब बात करता है तो कहता है कि whoever commits the offense of stalking shall be punished on first conviction। पहली बार जब कन्विक्शन होगा तो उसको क्या होगा? इंप्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स।
पहली बार कन्विक्शन में 3 इयर्स की बात करा गया है, और यहाँ पे एंड ऑल्सो फाइन, ठीक है, एंड बी पनिश्ड ऑन ए सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। अब देखिए यहाँ पे रिपीटेड ऑफेंडर की बात आ रही है ना, बोला कि पहली बार यदि आप छेड़छाड़ किए, लड़की का पीछा किए, तब 3 साल के लिए होगा, और दोबारा, तिबारा, चौथा बार, 5वां बार, 7वां बार, इसी तरीके का आपका काम ही काम है, हर शाम में बाइक लेकर निकल जाते हैं और लड़की के पीछे आप वो करते हैं अलग अलग, तो उस सिचुएशन में आप रिपीटेड ऑफेंडर होंगे, और रिपीटेड ऑफेंडर होंगे तो आपका जो है ना बढ़ जाएगा, अब 3 साल में 5 साल मिलेगा, ठीक है, 5 साल ही है शायद, एक बार चेक कर लेना, 5 साल मिलेगा। तो यहाँ पे यदि रिपीटेड ऑफेंडर है तो आपके पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया। उसी प्रकार से यदि आप रिपीटेडली ऑफेंड करते हैं तो उस सिचुएशन में चांसेस आर देयर कि ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है इसको डाइल्यूट करा जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ये डिपेंड करता है कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर पे, वो चाहे तो डाइल्यूट कर देंगे, डाइल्यूट करेंगे और बताएंगे कि ये मजाक चल रहा है जी, आप तो बार बार कर रहे हो, ऐसा ऐसे थोड़ी ना होता है, तब फिर वो चीज प्रॉब्लम में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी, कुछ पूछना तो बताइए सर। हाँ बताइए, पूछिए सर एक्चुअली वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था ना, तो उसमें प्रशांत भूषण जी ने मतलब जो एलिगेशन रखे थे, तो सर मैंने एक्चुअली उस वक्त थोड़ा पढ़ा था उसमें, तो उसमें पनिशमेंट ये है कि 6 मंथ्स की मतलब इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और जो दंड वसूला जाता है वो में एक्सटेंड टू 2000 था। तो सर मतलब इतने ग्रीव मतलब उनपे मतलब एलिगेशंस रखे थे सीजेआई पे, तो मतलब इतना 1 रुपीज सिर्फ क्यों हुआ? और अगर ये प्रेसिडेंट को लेके चले आगे सब लॉयर, तो सब लोग यही प्रेसिडेंट को फॉलो करके जज को कुछ भी बोल सकता है मतलब। देखिए ये एक बहुत ही हाई लेवल टॉक है, अभी पता नहीं आप लोग समझ पाएंगे या नहीं। देखिए कई बार जो है ना, जो जजेज होते हैं वो काफी इगोइस्टिक होते हैं, और आप यदि उनके कोर्ट में कुछ भी बोल दें या उनके अगेंस्ट कुछ भी बोल दें तो बड़ा ईगो में ले लेते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमारे और आपके जैसे व्यक्ति ही जज बनते हैं, कोई दूध से धुले हुए नहीं होते। एक से एक करप्ट जजेस को आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा होगा, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि जजेस का एक ऐसा पोजीशन है जिसको बहुत ही सैक्रोसेंट माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है, सेक्रेट माना जाता है, लेकिन उस सिचुएशन में भी कुछ तो ऐसे जज हैं, यदि 100 में 1 भी जज है जो करप्ट है, तो जज को करप्ट कहना क्या गलत है? आप इस बात को समझिए। लेकिन अब ये यदि ऐसा आर्गुमेंट है कि नहीं जज हैं इसलिए इनके अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकते, तो ये जो करप्ट जज हैं उनका क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो तो फिर उसी आड़ में मस्त रहेंगे। तो इसीलिए जरूरी होता है क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसाइज करना जरूरी है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि ये जो क्रिटिसिज्म है वो बेसिकली क्रिटिक होना चाहिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई कुछ आया बोल दिया। प्रशांत भूषण कोई हरा गहरा आदमी नहीं है, 30 साल अपना गुजार दिया, 30 साल उन्होंने गुजार दिया लॉ को एप्रिसिएट करने में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे जाकर के आप 10 लाख से नीचे में तो कोई केस ही नहीं होगा आपका फाइल, वहां पे वो फ्री में लड़ते हैं। तो ये कोई आम आदमी तो नहीं है। यदि वो बोल रहे हैं कोर्ट के अगेंस्ट कुछ, कोर्ट के बारे में कुछ, तो कोर्ट को सोचना तो चाहिए कि क्या पता ये सही बोल रहा है, कम से कम इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए। आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जजेस पे जिनके अगेंस्ट एलिगेशन लगाया गया, इनके एविडेंसेस को उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। इन्होंने एविडेंस भी दिया कि ठीक है मैं आपको एविडेंस देता हूं, उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, अभी आपने रिसेंट वाला केस देखा, अभी रिसेंट आपने केस देखा जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई साहब खुद अपने उन पे जब सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगा तो खुद अपने ही केस में वो करने लगे। मतलब ये वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई ने वायलेट किया है। तो इसके लिए यदि कोई आपको बोलता है कि आपने गलत किया तो आपको मन में सोच के रह जाना चाहिए कि हाँ भाई गलत तो किया ही, लेकिन वही है आप उस पर कंटेम्प्ट लगा देंगे तो चीजें ठीक नहीं होती। तो आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा कौन है, और यदि प्रशांत भूषण को यदि ये जेल भेज देते तो फिर बहुत बुरा होता, बहुत दिक्कत हो जाता, क्योंकि लॉयर्स आर वेरी पावरफुल। मैंने आपको बताया ना, आपको एडवर्सरियल सिस्टम के बारे में बताया, जजेस आर न्यूट्रल, पावर किसके हाथ में है? लॉयर्स जो होते हैं काफी पावरफुल होते हैं, और फिर परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है यदि आप ढंग से आप जजिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है चीजें ठीक नहीं होगी। और फिर स्ट्राइक वगैरह यदि कर दिए तो फिर आपका कोर्ट वैसे ही बंद पड़ा रहेगा, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। जहां पे स्ट्राइक कर देते हैं लॉयर क्या कर सकते हैं? कोर्ट बंद पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो ये बात अलग है। अभी आपने देखा दिल्ली में पुलिस और लॉयर में क्लैशेस हुए, आपने देखा यहाँ पे, और एक समय ऐसा आया कि दिल्ली पुलिस को करना पड़ा स्ट्राइक। ये सारी चीजें जो है, हालांकि लॉयर्स भी काफी गलती किया इन्होंने, तो वो छोड़ दीजिए, गलत सही क्या है उसको रहने दीजिए, वो कोर्ट का काम है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, बायस होना ठीक नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आपको दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा। यदि आप ये सोच करके बैठे हैं कि जजेस आर समथिंग लाइक वो कुछ गलती ही नहीं कर सकते, तो आपका ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। आपने जब आप इसमें आएंगे इस प्रोफेशन में तब देखेंगे बहुत सारे जज ऐसे हैं कि ऐसा ऑर्डर पास करेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, आपको अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जज साहब हैं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, वो वाली चीज है। तो इस सिचुएशन में यदि कोई लॉ का जानकार यदि कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है
तो मेरा मानना है कि कोर्ट को इस पे सोचना चाहिए कम से कम। और यही चीज है, जल्दीबाजी में जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये काम किया कि फटाफट उनको कन्विक्ट कर दिया, मतलब कन्विक्ट तो कर दिया, बाद में रियलाइज हुआ कि कुछ गलती कर दी है। देश विदेश से जब क्रिटिसिज्म होने लगे, दूसरे जो लॉयर्स थे यूके के, यूएस के, उन्होंने जब लिखना शुरू किया लेटर सीजीआई को, तब उन पे प्रेशर पड़ा और लगा कि नहीं, कुछ तो गलती कर रहे हैं, आप एक लॉयर को पनिश करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसके बावजूद भी उन्होंने क्या कहा कि यदि 1 रुपया नहीं देंगे आप तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है, कोर्ट के पास पावर ही नहीं है लाइसेंस को कैंसिल करने का। कैसे कैंसिल कर देंगे आप? पावर ही नहीं है आपके पास करने का। बार काउंसिल करेगा ना लाइसेंस, मैं जिसके अंडर काम कर रहा हूं वही करेगा ना मेरा लाइसेंस, कोर्ट कैसे कर देगा? तो ये सारी चीजें हैं, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे, वहां चीजें समझ में आएगी। अभी हो सकता है प्रॉब्लम हो, यहाँ पे सब पावर का गेम है, हर कोई पावर को खींचना चाहता है, ये सारी चीजें होती है, कई बार पॉलिटिसाइज हो जाता है मैटर को। जबकि आप देखिए कितनी बड़ी बेवकूफी वाली बात है। अभी हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल की, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अटॉर्नी जनरल का, और आपने क्वेश्चन पूछ दिया है ये कंटेम्प्ट के बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि अटॉर्नी जनरल जो थे उनको भी बोलने के लिए नहीं दिया गया। वो भी कह रहे थे कि इनको मत दीजिए पनिशमेंट, बहुत बुरा हो जाएगा अदरवाइज, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनको भी नहीं दिया बोलने के लिए। कई बार आप जब ऊपरी न्यायालय जाएंगे तो जजेस इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसा लग रहा है पता नहीं भगवान आ गए। ये सारी चीजें भी है, आपको नहीं पता है क्योंकि आप देखे नहीं कभी जजेस को काम करते। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि कोर्ट जो है वो काम ठीक से नहीं करता है, बहुत अच्छा काम होता है। क्योंकि कहीं से भी आपको होप नहीं है तो कहीं यदि होगा होप तो कोर्ट ही है जहां से होप होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। ये भी बात सही है, ठीक है। तो बट अगेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप साइकोलॉजी में अगर पढ़ेंगे वहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं। हम में से आप में से जो लोग वहां पे जाते हैं, कोई अलग तरीके का होता है, कोई अलग तरीके का होता है, वो सारी चीजें वहां पे मैटर करती है। तो ये सारी भी बातें हैं, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। यदि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोल रहा है कुछ तो कम से कम सुन तो लो उसको। कोई मजाक है क्या? कोई बहुत मतलब छोटा मोटा आदमी है वो, बहुत बड़ा ऑफिसर होता है। अभी हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। ये सारी बातें होती है। तो ये पनिशमेंट जो है ये बेसिकली ये पहले ही इनको करना चाहिए था। बाद में आप बताइए, कन्विक्ट करने के बाद इनको 3 दिन का समय दे रहे हैं कि आप सोचिए, इस पे विचार कीजिए। अरे भाई यदि देना ही था तो पहले दे देते ना, कन्विक्ट करके देने का क्या मतलब हुआ? तो गलती होता है जजेस से भी, ऐसी बात नहीं है कि गलती नहीं करते हैं। तो गलती करते हैं तो कैसे सुधारे? दूसरा एग्जाम्पल ही नहीं था उनके पास, दूसरा ऑप्शन ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट के पास कि कैसे सुधारे इस गलती को। कन्विक्ट तो कर दिए हम, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1 रुपया लगा दिया ताकि ज्यादा लोड नहीं हो, ज्यादा ह्यू एंड क्राई नहीं हो, क्योंकि फिर लॉयर्स नाराज हो जाते हैं इससे, तो फिर स्ट्राइक वगैरह कर देते तो बड़ा परेशानी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, समझ में आ गया बात? सर एक और बात है, मैंने सोचा था कि क्लास एंड होने पे पूछिए कोई बात नहीं, इसी टॉपिक पे है बात, तो पूछ रहा हूँ। आज ही के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है सर, जस्टिस एपी शाह ने सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला है कि जिस तरीके से सरकार यूएपीए लगा रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है इस बारे में, और जिस तरीके से छात्रों को अंदर कर रही है तो इस पे क्यों चुप है। और अयोध्या को लेकर के भी उन्होंने कंटेम्प्ट किया है, मतलब बोला है कि जब कहा है कि आपने 1949 में इलीगल एंटर किया गया था तो आपने क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो क्या सर जस्टिस के अब जैसे कि कोर्ट मतलब जैसे कि कर रहे हैं, तो क्या जस्टिस एपी शाह के खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ये, ठीक है। ये देखिए, मेरा ये मानना है कि जजेस को, कोर्ट्स को ओपन रहना चाहिए क्रिटिसिज्म को। तभी आप, जब आप मेरा क्रिटिसिज्म करेंगे कि सर आप में ये चीज गलत है, तभी तो हमको सीखेंगे। यदि आप मेरा कुछ क्रिटिसिज्म ही नहीं करें तो फिर हम कैसे अपने आप को इवॉल्व करेंगे? तो ये जो कोर्ट आज से ये 50 साल और 70 साल हो गया, 1950 की बात हमने की, 26 जनवरी 1950 और 28 में अभी कंफ्यूजन था, और उसके बाद आज 2020 आ गया। इतने साल, 50 और 20, 70 साल में आपने बहुत सारा एडवांसमेंट किया है। एक समय ऐसा था इंदिरा गांधी के जमाने में, जब इंदिरा गांधी अपने मर्जी से कोर्ट चलाती थी, वो जमाना भी टल गया। उसके बाद चीजें अलग तरीके से काम करने लगी, ठीक है। वहां भी कुछ ऐसे ताकतवर जज थे उस जमाने में भी जो कि बहुत ही खतरनाक रूप से उन्होंने स्टैंड करा, और उसके बाद उनके अगेंस्ट काम करा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करा, राइट्स प्रोटेक्ट करे जनता के। ये सारी भी चीजें हैं। तो ये चेंजेस होते रहते हैं। ये जो शाह साहब बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे और भी जजेस हैं, लॉयर्स हैं, ये बोलते रहेंगे, क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होता, आपको ओपन रहना चाहिए। और यदि फिर वही वाला बैल वाली बात करेंगे कि भाई जो मेरे अगेंस्ट करेगा हम उस पर कंटेम्प्ट लगा देंगे, तो फिर आपका ग्रोथ नहीं होने वाला, फिर रुक जाएंगे आप, ठीक है। यदि कोर्ट गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है तो कर रहा है, आपको सुधरना चाहिए। अभी आप लॉकडाउन में यदि जो माइग्रेंट्स वर्कर थे उनके अगेंस्ट आपने कुछ नहीं किया, और तब जाकर के किया जब यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं दुष्यंत दवे, एक बहुत ही बढ़िया जो लॉयर हैं अभी, उन्होंने लेटर लिखा सीजेआई को कि दिख नहीं रहा आपको, वी आर ब्लाइंड, हम देख रहे हैं और फिर भी हम चुप हैं, क्यों? तब जाकर के उन्होंने सुमोटो कंटेम्प्ट किया, सुमोटो इनिशिएट किया प्रोसीडिंग। तो जजेस को दिखता नहीं है क्या? आपके पास पावर है तो यूटिलाइज कीजिए ना, कौन मना करता है? लेकिन बस अपना कुर्सी तोड़ रहे हैं तो वो चीज तो गलत है ना, फिर तो सफर करेगी कंट्री। तो वो वाली बात है, वो फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो लॉयर्स कई बार उसको करते रहते हैं, उसको लेटर लिखते रहते हैं, उसको बताते रहते हैं कि आप कीजिए, आप कर क्या रहे हैं। इसीलिए बार और बेंच, बार की जब हम बात करते हैं
तो लॉयर्स होते हैं उसमें, बेंच की बात करते हैं तब हम उसमें जजेस, मैंने आपको बताया बार और बेंच का एक कम्युलेटिव इफेक्ट होना चाहिए, तभी जस्टिस सिस्टम काम करता है। लॉयर्स बताते रहते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना होगा, इस तरीके ये सब चीज पे फोकस कीजिए। हो सकता है कोर्ट का ध्यान नहीं गया हो, हमारा काम है उसको ध्यान में लाना कोर्ट को, और उसके बाद जब ध्यान में लाया गया उसके बाद तो कम से कम आप ऑर्डर दो, उसके बाद तो एक्शन लो, एक्शन तो आप ही को लेना है। तो वो वाली चीज होती है। यहाँ पे जो बात आपने की उस तरीके से, एक बार मरकंडे काजू साहब को इन्होंने बुला लिया था, लेकिन क्या होगा, ये सब बहुत मतलब लॉ के जो जानकार है ना उनको कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ क्या करेंगे आप, यदि आप वो लीगली सही है तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, एक ना एक दिन आपको झुकना पड़ेगा, फिर वो वाली चीज है। तो कई बार ये पॉलिटिसाइज हो जाता है मैटर। हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। हमें जो करप्शन है जुडिशरी में, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ भी करप्शन है, और यदि हम बिल्कुल उसको रूल आउट कर दें कि करप्शन है ही नहीं, तब तो फिर वही बात होगी, करप्शन तो है ही। तो वो वाली चीज है, यही सारी चीज। और किसी को कोई समस्या है तो पूछे, कुछ नहीं होगा उनको ऐसा। हाँ सर, अगर कोई जज गलती करता है तो क्या हम उस पर केस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, जज वगैरह के ऊपर नहीं कर सकते, इम्यून होते हैं, नहीं कर सकते। यदि आप वो प्रोफेशनल अपने लीगल पॉइंट पे, मतलब अपने ड्यूटी के दौरान उन्होंने कोई भी गलती की है, किसी को जेल दे दिया, फांसी तक दे दिया, उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। इम्यून होते हैं जज, नहीं ले सकते, कोई कार्रवाई नहीं होगी उन पे, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता। सर अगर किसी लेकिन सर बाद में ये पता लगा कि उस जज ने गलत किया था, या उसको मतलब गलत उसने दी, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा उनके अगेंस्ट, नहीं होगा। ऐसे यदि होने लगे तब तो फिर डर से कोई जज डिसीजन नहीं दे, तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसा? यदि किसी को वो डेथ पेनल्टी भी दे देते हैं, बाद में ये होगा कि ऊपर की न्यायालय उसको बदल दे, वो अलग बात है, लेकिन उस जज का कुछ नहीं होगा, बाल बांका भी नहीं हो सकता, कोई छू भी नहीं सकता उसको उस पार्टिकुलर डिसीजन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ बताइए, दूसरे क्या पूछ रहे थे? सर अगर कोई कोर्ट, अगर लोअर कोर्ट में कोई गिल्टी प्रूफ हो जाए, अगर वो किसी हायर कोर्ट में अपील के लिए जाए, तो उसको कोर्ट गिल्टी प्रिज्यूम करेगी या इनोसेंट प्रिज्यूम करेगी? गिल्टी उसको जो गिल्टी करेगी ना, मैंने बताया ना, इनोसेंट नहीं करेगी। अपील में इनोसेंट नहीं करते, ठीक है ना, अपील में नहीं करते, क्योंकि एक बार तो गिल्टी आपको हो गया है ना, तो वहां पे नहीं करते। ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर जैसे अभी पार्लियामेंट में बोला गया कि अपना माइग्रेंट लेबर्स का इनके पास कोई डाटा नहीं है, जॉब लॉस का कोई डाटा नहीं है, जितने भी डॉक्टर्स है उनका भी कोई डाटा नहीं है, तो इसके खिलाफ उन पे कुछ एक्शन हो सकता है कि मतलब कि वो कोर्ट ऑर्डर दे इस देखिए सिचुएशन? देखिए कोर्ट जो है, कोर्ट एक विंग है, इसके जैसा दो और विंग है। कोर्ट जब हम यहाँ पे, आप देखिए इसको ऐसे समझिए कि जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, यहाँ पे तीन तरीके से यहाँ पे देखते हैं हम, तीन पिलर्स है इसमें। एक जो है एग्जीक्यूटिव है, दूसरा आपको यहाँ पे लेजिस्लेचर है, और तीसरा आपको जुडिशरी है। तो जुडिशरी एक पिलर है, बाकी दो और पिलर ये वाले हैं। ये अब ये यदि अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो ये कितना बोलते रहेगा यार, आप समझिए। डेटा कलेक्ट करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। इन्होंने नहीं किया, क्यों नहीं किया? आप भी तो एक उतना ही के हिस्सेदार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको उतना ही पावर दिया है, आप क्यों नहीं किए? आपका फेलियर है। आप यदि लेजिस्लेचर की बात करते हैं, लॉ बनाना इनका काम, यदि अच्छा लॉ नहीं बनाते हैं, हर चीज में जुडिशरी कितना करेगा आप बताइए, कितना कर देगा जुडिशरी? तो वही बात है, करने का तो कर दे, लेकिन कितनी बार करेगा? इसके लिए जरूरी है, यदि देश को आगे बढ़ाना है तो तीनों विंग को एक पैरेलली काम करना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। आप अभी देखिए आज का न्यूज, आज का मतलब 2-3 दिन पहले का दिल्ली राइट का जो केस है, दंगा है, उसमें जो है पता नहीं 17,000 पेज का पूरा 4-4 बक्सा भर करके इन्होंने चार्जशीट फाइल करा है। ये जानबूझ करके इस तरीके का काम किया गया कि कोई भी जज इतना बक्सा में कौन देखेगा ही नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि जो बंदे को इन्होंने अंदर करा है उसको बेल नहीं मिल पाएगा, ज्यादा दिन तक जेल में रह सकता है। ये सब टैक्टिक्स है। तो ये कौन कर रहा है? जुडिशरी नहीं कर रही, ये कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव कर रहा है। तो एग्जीक्यूटिव में जब आप पॉलिटिक्स को मिक्स करेंगे तो ग्रोथ तो खत्म होना ही होना है, 100% होना है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो वो चीज है, आप तीनों विंग जब तक काम नहीं करेगा ढंग से, तब तक आप एक अच्छा देश नहीं बना सकते, वहां पे प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप धीरे धीरे लॉ में जब आएंगे और सारा आइडिया, बहुत सारा चीज आइडिया होगा यार। अभी तो बस थोड़ा थोड़ा आप जान दीजिए, बस बताइए। इस चीज में एक्शन लेता है तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाएगा ना? जुडिशरी को एक्शन लेने का पावर तो है, चाहे तो वो ले सकते हैं, तो हो सकता है वो जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाए। लेकिन बहुत सारे जजेस जो है वो एक्टिव रहते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ भी बोलते हैं उनको, यदि लग रहा है उनको गलत है तो गलत है, वो वाली चीज है। लेकिन बहुत सारे जज अपना चिल रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसमें देश का नुकसान होता है, आम जनता मरते हैं, गरीब लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है, वो वाली चीज है। वही बात है, माइग्रेंट्स के खिलाफ अब कोर्ट ने लेगा तो कौन लेगा? सरकारें अपना हाथ ऊपर कर दी, और जब आप पीएम केयर्स में फंड जमा कर दिए तो आपको ही, हमने भी पैसा जमा किया, आपने भी, आप में से बहुत सारे लोग जमा किए होंगे। आज आप यदि ये कोशिश करके देख लें कि कितना पैसा जमा हुआ, आपको ये अधिकार नहीं है जानने का, तो पैसा किस लिए दिए? अरे हमारा पैसा है, हमें तो अधिकार होना चाहिए कि उसमें कितना फंड जमा हुआ, कहां कहां यूज हुआ। लेकिन नहीं, आप नहीं जान सकते क्या है ये, क्या है। कोई भी पागल व्यक्ति भी समझ सकता है कि क्या है। इसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है।
मैंने यदि कोई व्यक्ति 500 रुपए भी जमा किया है और आज यदि वो चेक करना चाहता है कि पूरे पीएम केयर्स में कितने फंड हैं, वो नहीं चेक कर सकता। जनता का पैसा है, किसी के बाबूजी का थोड़ी ना पैसा, लेकिन फिर भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये सब में एक्शन लेना चाहिए था, कोर्ट नहीं लिया, क्या कर सकते हैं? अलग अलग सिस्टम है, अपना कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे देंगे, कुछ ना कुछ लॉ का पॉइंट दे देंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जस्टिस हैज टू बी सीन, वो होना ही नहीं, दिखना भी चाहिए। ऐसा लगे कि हाँ जस्टिस हुआ है। इसमें तो कोई पागल व्यक्ति भी जो 1 रुपया भी दिया ना पीएम केयर में, वो भी यदि आप सोचेगा उसको भी लगेगा ये क्या है, ये तो बकवास है। ठीक है, और कितना पैसा आया, लाखों करोड़ों अरबों रुपया आया, कहां गया पैसा, कहां खर्च हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में कोई डेटा नहीं है। पर तो कोर्ट ने तो किया मना कि आरटीआई नहीं लगेगा पीएम केयर फंड्स के ऊपर, कि तो वो एक गवर्नमेंट की बोर्ड नहीं है। वही मैं बता रहा हूं ना, ये टेक्निकलिटी की जो बात कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं कर रहा, मैं कोर्ट की बात, अरे कोर्ट नहीं किया वो बात ठीक है। मोदी जी का एक शुरुआत में जब आए थे तो इन पे एक केस लगा था कि आप मार्कशीट दिखाओ, अभी तक केस पेंडिंग है, अभी तक केस पेंडिंग है, और जब भी डेट आता है तो वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। क्या है ये? कोई जज यदि आ जाए ताकतवर, हालत खराब कर देगा इनका। लेकिन वही है कि वो आप भी चुप रहिए, मेरे खिलाफ कुछ मत बोलिए, मैं भी, ऐसे चलता है। ठीक है, कोई सनकी जज आ जाता है तो फिर पानी पिला देता है इनको, वो वाली चीज है। तो कोर्ट ने दिया, बिल्कुल सही बात आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे जस्टिस की जो हम बात करते हैं, क्या लग रहा है कि हो रहा है जस्टिस है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, दिख ही नहीं रहा जस्टिस। ठीक है, एक फिलॉसफी है जस्टिस का कि जस्टिस होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। इसमें होने की तो दूर की बात, दिखने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप ये मत रहिए कि हमेशा जज साहब जो है वो सही ऑर्डर पास करते हैं, सही जजमेंट देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा यदि रहता तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं रहता। अरे सुप्रीम कोर्ट के जज खुद अपने एडीएम जबलपुर केस आप देखिए, वहां पे जस्टिस चंद्रचूड़ के, जो अभी जस्टिस चंद्रचूड़ है, उनके बाबूजी, वो बोले कि मुझे डर था गवर्नमेंट से, इसलिए मैंने उनके केस नहीं दिया, मैं बहुत रिग्रेट करता हूं। आप इंटरव्यू वगैरह जाकर के देखिए, इस उसमें नहीं रहिए कि जो है जज और कोर्ट जो है हमेशा सही करता है। तो कई बार ऐसा, अभी रिसेंट जजमेंट देखिए जस्टिस अरुण मिश्रा का, उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन पे कितना झुग्गी जो है गरीब लोग रह रहे हैं उसको उजाड़ा जाए और 3 महीने के अंदर ये काम करा जाए, और इसके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर अब पास नहीं कर सकता कोई भी कोर्ट, इसको उखाड़ के फेंकिए। ठीक है, क्यों ऐसा करा गया? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, खुद से पूछिए, अभी समझ में नहीं आएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा पढ़िए लॉ को, उसके बाद चीजें समझ में आ जाएगी। बताइए सर। वैसे तो हम कहते हैं कि जैसे जो जुडिशरी है वो सर इंडिपेंडेंट है, लेकिन सर अगर हम जैसे हम जज की सिक्योरिटी की बात करें, उनकी फैमिली की बात करें, तो सर जब आपने अभी कहा कि इंटरव्यू में कहा गया कि मुझे गवर्नमेंट से खतरा था, तो सर इस केस में हम क्या कर सकते हैं? सर जो जज है वो क्या कर सकते हैं? अगर उनकी किसी फैमिली के ऊपर कोई बात आ जाए या कोई और बात है तो वो क्या कर सकते हैं? सर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? एग्जीक्यूटिव भी करेंगे ना। क्या कर सकते हैं आप अपना फोर्स तो नहीं बना सकते। तो फिर सर हम कैसे कह सकते हैं कि सर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? उससे इंडिपेंडेंट है ही नहीं, अगर एक तरह से देखा। बिल्कुल सही बात है, एक तरीके से देखा जाए तो उसको कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। अब मान के चलिए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान के चलिए उन्होंने कोई ऑर्डर पास करा और सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि मैं तुम्हारा ऑर्डर को नहीं मानूंगा, पार्लियामेंट बोले कि नहीं मानूंगा ये ऑर्डर को, क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे फिर? ठीक है, क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन में ये होगा कि डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है। यदि आप डायरेक्ट बोल देंगे कि आप आपके ऑर्डर को नहीं मानेंगे, आप पे कंटेम्प्ट लगा दिया, अब मान के चलिए कंटेम्प्ट लगा भी दिया, तो आप ही के जो पुलिस ले जाएगी ना, वो तो एग्जीक्यूटिव ही है, वो बोलेगा हमने इसको बंद कर रहे जेल में, क्या करोगे तुम? तो ऐसे तो पूरा डेमोक्रेसी खत्म हो गया, तो देसी खत्म हो गया फिर। तो ऐसा भी हो सकता है, देसी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो ऑर्डर्स हैं उसको पास करने होते हैं तभी, क्योंकि आप इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल फॉरम, सारा चीज देखना पड़ता है। यदि आप इस तरीके का काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो आप काफी पीछे चले जाएंगे, और जो सीना चौड़ा करके बोलते हैं ना 56 इंच का कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। खैर, ये सब हम करते रहेंगे बाद में। आगे पढ़ने का मन नहीं है क्या आज? ना सर, पढ़ा दीजिए सर, पढ़ने का मन तो है। चलिए फिर हम अटॉर्नी जनरल की बात कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल का ये खत्म कर लेते हैं, पता नहीं कितना समय बचा है। देखिए अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, 5 मिनट है सर। 5 मिनट बचा है। अरे 5 मिनट, ये घड़ी छोड़ो ना, इसको छोड़ दो, 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो क्या चला जाएगा। ठीक है, देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफिसर इन इंडिया। अटॉर्नी जनरल बेसिकली क्या होते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर होते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करते हैं, ये असेस करते हैं लीगल मैटर्स में। मतलब जो कोर्ट केसेस होते हैं अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। यही काम होता है किनका? ये जो है अटॉर्नी जनरल उनका। ठीक इसी प्रकार से एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट लेवल पे, अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल पे, और एडवोकेट जनरल कहां पे? स्टेट लेवल पे होते हैं। ये बात समझ में आ गया? अब यही चीज को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, देखते हैं समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, The discussion on the structure of Indian judiciary would remain incomplete without the explanation of law offices and officers appointed by the central and the state government in India. Certain law offices at the
certain law offices at the union and the state level exist to advise, क्या काम है इनका? To advise the executive being of the government. क्या काम है अटॉर्नी जनरल का? अटॉर्नी जनरल को कौन करता है अपॉइंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के ये लॉयर होते हैं, इनको जो है क्या करते हैं ये एडवाइस करते हैं किसको? गवर्नमेंट को, लीगल मैटर्स में, ठीक है। उसके बाद कहता है the law officers are taken up by the law officers these law officers are taken up by the law officers who derive their mandate either from the constitution or other statutory enactment and rules. The attorney general is the first legal officer of the country. Important है, ध्यान रखिएगा। The attorney general AGI, Attorney General of India, is the first legal officer of the country. The Attorney General of India is appointed by the President. कौन अपॉइंट करता है? President of India under Article 76. याद कीजिएगा, ये सब ध्यान में रखिएगा। Under Article 76 of the Constitution, which states that he can hold the office during the pleasure of the President. The Attorney General must be person qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court, possessing adequate legal practice or have served as a judge or the requisite duration as mandated by the Constitution. जब Attorney General का सिलेक्शन की बात होता है तो वैसे व्यक्ति होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के काबिल होते हैं, ठीक है। It is duty of the Attorney General of India to give advice. क्या काम है इनका? क्या ड्यूटी है इनका? एडवाइस करना। किसको? To the government of India upon legal matters and to perform other duties of legal character as may be referred or assigned to him by the President. जो भी लीगल मैटर्स होंगे इस पे ये अपना राय देंगे गवर्नमेंट को, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। ये सारा कोर्ट का काम ये देखते हैं गवर्नमेंट मैटर्स में, ठीक है। और उसके बाद रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, यदि आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो ड्यूटी, उसमें क्या कहता है? इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी he has the right to appear in the court. अब कहते हैं कि वो चाहे तो किसी भी कोर्ट में अपियर हो सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। और यही हुआ अभी, ये जो केस था आपका प्रशांत भूषण जी वाला, यही हुआ। इसमें अटॉर्नी जनरल चले गए थे क्योंकि इनके पास क्या है? राइट टू अपियर इन एनी कोर्ट। दिस इज नॉन एज द राइट टू ऑडियंस गिवन टू द अटॉर्नी जनरल। वो चाहे तो किसी भी कोर्ट में या फिर पार्लियामेंट में भी जाकर के वो बैठ सकते हैं, वहां देख सकते हैं प्रोसीडिंग को, उनके पास पावर है। क्या है? ही मे ऑल्सो टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट राइट टू वोट। वोटिंग राइट तो नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो चाहे तो भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर के, राइट टू ऑडियंस है, वहां जाकर के वो बोलेंगे तो कोर्ट को सुनना पड़ेगा, वो जाकर के वहां देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो यही कारण है कि अभी जो प्रशांत भूषण जी का केस था उसमें ये गए थे और अपनी बात रखी वहां पे। कोर्ट मना नहीं कर सकता कि मैं आपका सुनूंगा ही नहीं, ठीक है। ये पावर होता है। और पार्लियामेंट में भी चाहे तो वो बोल सकते हैं, वो भाषण दे सकते हैं, कुछ बात पे अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन बस वोटिंग राइट इनको नहीं होता है इस चीज का। ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन होता है, ठीक है। इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन लाइक अटॉर्नी जनरल इज असिस्टेड बाय, अब अकेले अटॉर्नी जनरल तो एक है, लेकिन इसके अलावा और भी लोग होंगे, उनका पूरा टीम होगा, अकेले थोड़ी ना काम करेंगे। बाय द सॉलिसिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। एक सॉलिसिटर जनरल और 4 अलग एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और उसके अंदर पता नहीं कितने एडवोकेट्स होते हैं जो इनके साथ एसोसिएट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। The position of Solicitor General and Additional Solicitor General is not recognized in the Constitution. However, they are governed through the rules enacted by the Parliament. अब कहता है कि जब हम बात किए यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, तब हमने कहा कि ये आर्टिकल 76 में मिल जाएगा, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के बारे में या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में कहां पे लिखा हुआ है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं? अटॉर्नी जनरल को ये दोनों असिस्ट करते हैं, और इनके नीचे कई सारे और भी लॉयर्स होते हैं। तो बस ये चीज यदि क्वेश्चन में आए, क्या सॉलिसिटर जनरल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है क्या? आप बोलेंगे नहीं लिखा हुआ जी, सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में लिखा गया है, ठीक है। चलिए, राइट टू ऑडियंस वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दी, वो चाहे तो किसी भी न्यायालय में या फिर पार्लियामेंट में जाकर के अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। Similar to Attorney General of India, the position of Advocate General exists at the state level. देखिए, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। एडवोकेट जनरल हैं, वो आर्टिकल 165 में है, लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट होता है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर होता है। जबकि अटॉर्नी जनरल की बात करें, वो आर्टिकल 76 में है, लीगल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। द एडवोकेट जनरल इज अ सीनियर लॉ ऑफिसर हु एक्ट्स एज अ लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, रिस्पेक्टिव स्टेट। द एडवोकेट जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट एंड performs duty of a legal character, including representing the state before the courts, either through himself or herself or through the law officers or pleaders appointed by the state. The qualification required for appointment as an advocate general is similar to that of the judge of the high court. देखिए, क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल का क्या था? इनको
वैसा ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए जैसा कि एक जज सुप्रीम कोर्ट का जो क्वालिफिकेशन है वही होना चाहिए। अब हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि एडवोकेट जनरल का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, चूंकि ये स्टेट में है तो स्टेट में सबसे ऊपरी न्यायालय क्या है, हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट का जो इक्विवेलेंट जज का जो क्वालिफिकेशन है वही वाला इनका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहिए यहाँ पे द ऑफिस ऑफ एन एडवोकेट जनरल इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट who also determines the nature of remuneration of the advocate general. Additional advocate general are also appointed to assist the office of the advocate general. तो ये सारी चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना है। मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, मैंने सोचा था कि इसको यहीं पे प्ले करूंगा लेकिन बहुत परेशानी होती है इसमें। मैं आपको लिंक भेज दूंगा ताकि आप उसको देख लीजिएगा कि एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इसमें क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो आर्टिकल 76 के अंदर होंगे, एक होंगे भारत में, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो लीगल एडवाइस देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा केस सुप्रीम कोर्ट या किसी और न्यायालय में देखेंगे, उनके पास राइट टू ऑडियंस है, पार्लियामेंट में जाकर के वो वचनबाजी कर सकते हैं, किसी भी मैटर पे अपना मत रख सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, उनको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं और अलग अलग एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो सकते हैं जिनके नीचे और भी एसोसिएट होते हैं, एडवोकेट होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल की बात हो गई। अब हम स्टेट लेवल की बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट में क्या होंगे, वैसा व्यक्ति जो एडवाइस करेगा उसको क्या कहेंगे, एडवोकेट जनरल। ये स्टेट में होगा, आर्टिकल 165 के अंदर होगा, लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट होगा, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर होगा। और उसके बाद जो चीजें हैं वो आप आर्टिकल 165 जाकर के एक बार पढ़ लीजिएगा, 76 जाकर के पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको एक ओवरऑल पिक्चर क्रिएट हो जाए आपके दिमाग में। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसलिए आपको डिटेल में मैंने बता दिया है, और जरूरत पड़ी तो और भी एडवांस क्लासेस में और भी कर लेंगे। तो आज बताइए कि आज के लेक्चर में कुछ भी ऐसा चीज है जो आपको समझ में नहीं आया है। आपके पास 2 मिनट का समय है, आप बताइए कुछ ऐसा। सर ये प्लेजर ऑफ गवर्नर और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये एक लीगल टर्म है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर की जब बात करते हैं तो जब इनका टर्म एंड हो जाता है तो जब ये हटेंगे तो आपको भी हटना पड़ेगा। कुछ इस तरीके के समझ लीजिए, टेक्निकल चीज है, ज्यादा लोड नहीं लेंगे हम, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। अभी आप समझिए, यदि प्लेजर ऑफ गवर्नर की बात करते हैं तो मान के चलिए 5 साल बाद गवर्नमेंट चली गई, सरकारें बदल गई, गवर्नर बदल गए, तो अटॉर्नी जनरल भी बदल जाएंगे कुछ इस तरीके से, सॉरी एडवोकेट जनरल भी बदल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब प्रेसिडेंट साहब जाएंगे, मोदी जी अभी चल रहे हैं, 5 साल बाद मान लो कांग्रेस आ गई तो उसमें क्या होगा, सरकारें बदल गई तो क्या होगा, प्रेसिडेंट बदलेंगे। उसके बाद जो चीज है वो चाहे तो उसको अटॉर्नी जनरल को हटा सकते हैं, दूसरे को ला सकते हैं, वो वाली चीज है, मर्जी है। नहीं मन किया तो उसको उसी को रखेंगे, डिपेंड करता है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि हटा देते हैं, वो वाली चीज। अभी के लिए इतना ही समझिए, इससे और भी ज्यादा चीजें हैं, अभी के लिए इतना समझ लीजिए आपके बहुत ही सहूलियत के लिए। बाकी इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकल ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। इतना ही समझिए जितना समझ में आ जाए। बाकी एडवांस लेक्चर में हम इसको और अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, यदि जरूरत पड़ी तो, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ में आ गया बात? एक मिनट और है मात्र, आपके पास कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर खत्म करेंगे। ठीक है, सर कल क्लास होगी? कल नहीं होगी, फिर से अब जब होगी तो मैं बता दूंगा, और उसके बाद सैटरडे संडे कोई होगी फिलहाल, और उसके बाद एक क्लास में बता दूंगा ग्रुप पे आप मैसेज कर देना। ठीक है।